टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फिर Mn में नीचे जाता है, लिखाया था ये Mn में नीचे जाता है बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड। फिर उसके बाद में ये ग्राफ नीचे जाता है, एक बार Mn में नीचे जाएगा, फिर ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद फिर नीचे गिरता है, और उसके बाद कॉपर से जिंक तक फिर नीचे गिरता है। तो क्रोमियम से सीधा Mn में इधर आ गया था ग्राफ, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकेल, और फिर कॉपर और जिंक। इन सब के कारण सबको याद होंगे क्या क्या लिखाए थे। Mn में गिरा था बिकॉज हाफ फिल्ड, याद आया। जिंक में गिरा था बिकॉज फुल फिल्ड। तो इन दोनों ही केस में मैंने आपको बताया होगा लेस मेटेलिक बॉन्डिंग। लेस मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग के कंसेप्ट पे भी हमारी बात हुई होगी। मेटेलिक बॉन्डिंग के कंसेप्ट पे भी हमारी बात हुई होगी कि मेटेलिक बॉन्डिंग में होता क्या है। ठीक, अब इसके बाद वाला यदि ग्राफ देखा जाए तो जैसे C होता है ना क्रोमियम, तो जैसे एक कार आपने सुनी होगी BMW, ऐसे ही इससे भी बड़ी कार होती है CMW, दैट इज क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। तो जैसे क्रोमियम ऊपर आया है ऐसे ही मोलिब्डेनम ऊपर आएगा, ऐसे ही टंगस्टन भी ऊपर आएगा। ठीक है ना। तो इसमें भी ग्राफ यहां तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर गिरेगा, फिर ऊपर उठेगा और उसके बाद में गिरता जाएगा। इसमें ग्राफ यहां तक बढ़ेगा, फिर गिरेगा और गिरता ही जाएगा। वो इडियोटिक है, उसको हम नहीं समझा सकते इस बात को कि ग्राफ ऊपर एक बार फिर से क्यों नहीं उठा। उतना जरूरत भी नहीं है आपको रीजंस को, मतलब जबरदस्ती रीजंस को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, है ना बेटा। तो आई सपोज दैट ग्राफ आपको याद हो गया होगा कि ग्राफ था क्या। देखो CMW में ग्राफ ऊपर गया था, है ना, एक बात ये हो गई। ठीक, उसके बाद ग्राफ नीचे गिरा Mn में, उसका रीजन है हाफ फील्ड। इधर भी ग्राफ नीचे गिरा, उसका रीजन है आई थिंक TC होगा ये, और इसमें भी रीजन है और इसका रीजन भी क्या है, हाफ फील्ड है। क्लियर है। इधर हाफ फील्ड के कारण गिरा, लेकिन फिर ग्राफ ऊपर नहीं उठा, वो गिरता ही गया ग्राफ नीचे तक। ठीक, क्या इतनी बात सबको, क्या सबको इतनी बात तो याद है ना, इतनी बात तो सबको याद है ना जितनी मैंने कल पढ़ाई थी। ये मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से आप। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन में यदि मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो टंगस्टन का ग्रेटर है मोलिब्डेनम से, ग्रेटर है क्रोमियम से। और सबसे हाईएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इस ग्रुप के हैं, जो कि कौन सा ग्रुप है ये 6th ग्रुप हो जाएगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। और सबसे कम डी ब्लॉक में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जिंक, कैडमियम और मरकरी के हैं। वो जिंक, कैडमियम और मरकरी के हैं। आर यू गेटिंग मी? क्या सब लोग को बात समझ में आ रही है? इनके मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है। आई होप सो कि मेरी बात आप लोगों को क्लियर होगी, सब लोगों को ये बात क्लियर है, किसी को इसमें कोई समस्या, कोई परेशानी एज सच नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा। ओके, डन डन डन। अच्छा, ये ग्राफ जो है वो आपको जो एनसीईआरटी में बनाया हुआ है वो एजी, एयू और कॉपर तक बनाया हुआ है। वेरी राइटली सेड कि उन्होंने जिंक के लिए ग्राफ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि कंफ्यूजन मेरे दिमाग में भी अराइज हो रहा था, क्या ऐसा एनसीईआरटी ने किया होगा कि जबकि उन्होंने जिंक का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो HG से ज्यादा दिया होगा। होना नहीं चाहिए, क्योंकि HG जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, जबकि जिंक रूम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता है। वी ऑल नो दिस। इसका मतलब वो ग्राफ यहाँ पर जिंक को लेकर के नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना। मैं मानता ऐसा हूं कि मेल्टिंग पॉइंट HG का जिंक से कम रहा होगा। आर यू गेटिंग मी? लेकिन चूंकि वो फैक्ट नहीं दिया एनसीईआरटी में, हमारे भी काम का वो नहीं बचता है। ग्राफ सिर्फ कंपेयर कहां तक किया है, कॉपर, AG और AU तक किया है, और वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये AG हो जाएगा और ये AU हो जाएगा। इनफैक्ट वो ग्राफ काफी ज्यादा अंदर की तरफ कोलाइड हो रहा है, मतलब कॉपर, AG, AU लगभग लगभग एक समान स्थिति में आ रहे हैं। यदि आप देखो तो कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटा जो दिया है उसके हिसाब से कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है AU से देन AG। यदि आप एनसीईआरटी में यदि ग्राफ में देख रहे हो तो ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है कॉपर का ज्यादा है AU से देन AG। तो ग्राफ थोड़ा सा जो चेंज होगा ग्राफ के अंदर, वो चेंज कैसा होगा ग्राफ में, वो कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएगा। मैं कॉपर यहाँ पे एंड कर दूंगा, इसको लाके मैं कुछ ऐसा एंड कर दूंगा, और AU का जो है बीच में है कहीं पे, तो इसको भी इधर से कुछ अपन को बनाना पड़ेगा। टंगस्टन कुछ यहाँ लिखते हुए कुछ यहाँ बीच में फिक्स करना पड़ेगा, पर इतने टेक्निकल डिटेल्स की हमको आवश्यकता है सच नहीं है। तो मैं नहीं कहूंगा आपसे कि आप इस सब चीजों को रटो। आप चाहो तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ ये जरूर देख सकते हो कॉपर ग्रेटर देन AU ग्रेटर देन AG, लेकिन आप विश्वास करो इस डिटेल में कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते। मैंने आपसे कल भी बोला था एनसीईआरटी याद करना है, पर उसको भी पूरा का पूरा रटना नहीं है। यदि आप देखो तो
बेटा ग्राफ में तो यही दे रहा है दिखाई कि कॉपर का ऊपर है, उसके बाद AU का है और सबसे नीचे AG का है। कॉपर AU AG ग्राफ में तो यही दे रहा है एनसीईआरटी में दिखाई। बाकी प्रैक्टिकली यदि डाटा में कहीं उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट अलग दिया हो, आप चेक करो एनसीईआरटी में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या दिया है। नहीं बेटा, वो आपका नेटवर्क खराब होगा। हमारी तरफ से नेटवर्क ओके है, हमारी तरफ से नेटवर्क में कोई परेशानी नहीं है। आप मीटिंग से बाहर जाओ और अंदर आ जाओ तो शायद आपका नेटवर्क सही हो जाए। क्या सभी बच्चों को एकदम क्लियर दे रहा है दिखाई? हालांकि मैंने ये क्वेश्चन आप पूछना बंद कर दिया है क्योंकि अब क्लियर देता है दिखाई, है ना। मैंने सब कुछ जो है वो हाँ बेटा, सभी को क्लियर दे रहा है। यदि किसी को नहीं दे रहा दिखाई तो आप मुझसे कंप्लेन मत करो, आप अपने नेट से बाहर जाओ और फिर अंदर आओ, क्योंकि अब मैंने नेट की स्पीड वगैरह काफी कुछ बढ़वा दी है, तो अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, यदि आपकी मीटिंग ओपन नहीं है तो वो मैं कर सकता हूं आपके लिए कि उसको ओपन कर दूं। टर्म टू वेबिनार, लॉक वेबिनार नहीं, वेबिनार अभी ओपन है, आप अंदर आ सकते हो बाहर जाके। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, इतने डिटेल की जरूरत नहीं है। फिर भी आप एनसीईआरटी में यदि आपको डाटा दिखाई दे रहा हो, मेरे सामने जो एनसीईआरटी खुली है उसमें फिलहाल अभी डाटा मेरे को नहीं दे रहा है दिखाई कॉपर AG AU का मेल्टिंग पॉइंट का। मुझे जरूरत भी नहीं है एक्चुअली उसकी। सर अलग से ऑर्डर नहीं दिख रहा है। हाँ, तो लिखने की जरूरत ही नहीं ना, क्या जरूरत है लिखने की, वो जरूरत नहीं है। आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है आपसे कि आपको वो सब बात पता होगी। चलो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो आप ले लें। तब तक मैं ये चेक कर लेता हूं क्या एनसीईआरटी में AG AU और कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अलग से दिया है कि नहीं दिया है ग्राफ के अलावा। और ये एक होमवर्क भी हो जाएगा आपके लिए, ये आपके लिए एक होमवर्क भी हो जाएगा। आप आज इसको चेक कर लेना, क्या कॉपर AG AU का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। और आप टेलीग्राम ग्रुप पे आज इसका आंसर पोस्ट करोगे कि इसका आंसर क्या था। यदि बहुत कोशिश करने के बाद भी ना मिले तो डाउट में डाल देना टेलीग्राम पे। अलग से डाउट मत भेजा करो, ग्रुप पे डाउट भेजा करो, क्योंकि इससे सभी बच्चों को फायदा होता है। जो बच्चे अलग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या तो मैंने उनको बोला है कि आप अलग से मत पूछो, या उनको जवाब नहीं दिया है। तो आप अलग से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप ग्रुप पे क्वेश्चन पूछेंगे, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है। इसका एक बड़ा फायदा है, और बड़ा फायदा ये है कि वो क्वेश्चन डिस्कस होता है, सभी लोगों को उसके बारे में ज्ञान होता है, और वो एक अच्छा ट्रेंड है। भले हमको ये लगता हो यार मैंने मेहनत करी है, मैं क्यों अपना क्वेश्चन किसी को बताऊं, ये सब बहुत छोटी सोच है। इस सब सोच से बाहर निकलो, पहले दूसरों को फायदा देना सीखो, उसके बाद दूसरे तुमको फायदा देना चालू करते हैं। तो प्लीज शेयर द क्वेश्चन ऑन द ग्रुप एंड देन आई विल आंसर। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब मैं सारे आंसर्स बच्चों को ग्रुप पे ना देता हूं। भले आंसर रात को 1:30 बजे देता हूं, लेकिन आंसर सारे आते हैं ग्रुप पर, ठीक है ना। हाँ बेटा, किसी ने बताया कॉपर AU AG वही ऑर्डर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया बेटा। तो कॉपर AG AU AG ऑर्डर दिया है, तो यही आपको याद कर लेना है। बहुत डिस्कशन हो गया इस पे, स्क्रीनशॉट भी हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, और बातें मुझे नहीं करना है इस टॉपिक पे। वैसे मैं इस डाटा को याद नहीं रखूंगा कॉपर AG AU वाले को, बिकॉज मैं जानता हूं ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है बेटा। मैं इसको कब याद कर लेता, जब मुझे सब कुछ याद था, सिर्फ यही याद नहीं था उस टॉपिक में, तो मैं कहता जब मैं एग्जाम देने जा ही रहा हूं अपने कॉन्फिडेंस के लिए, चलो इसको याद कर लेते, कोई बुराई नहीं है ना। अब आगे बढ़ते बेटा। आगे बढ़े तो मेल्टिंग पॉइंट से, मेल्टिंग पॉइंट के आगे क्या पॉइंट चालू होता है। एक सेकेंड यार, एक तो लैपटॉप पे एनसीईआरटी खिसकाने में बड़ी दिक्कत है। ओके, इसके बाद एटॉमिक साइज आता है, इसके बाद टॉपिक आता है बच्चों एटॉमिक साइज, और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर D ब्लॉक। आपको बताऊं, दो टाइप के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, एक होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये बात बताऊंगा, क्योंकि 11th क्लास में आप ये बात पढ़ चुके हो, और आपको अब ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि सर इसको दोबारा पढ़ाने वाले हैं। यदि आपको याद हो तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन करके दो शब्द आपको 11th क्लास में आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स ने पढ़ाए होंगे। क्या सबको याद है क्या थे ये कॉन्ट्रैक्शंस? ओके, वेरी गुड। तो बच्चों, इन कॉन्ट्रैक्शंस में होता क्या है, एक सेकंड जरा, मुझे लग रहा है इसको थोड़ा सा पीछे करने की कोशिश करता हूं, क्या पता थोड़ा फील्ड ऑफ व्यू और बढ़ जाए, कुछ और कचरा ना हो जाए। कचरा हो गया, ठीक है, इतना ही सही है। अब सुनो, तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, दो चीजें मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। दो चीजें मैं आपको समझाता हूँ, शॉर्ट में स्वीट में। ये रहा न्यूक्लियस बच्चों, और ये मान लो मैं ले लेता हूं कोई शेल है, कौन सी ले लूं मैं,
मैं ये जिंक के लिए ले लेता हूँ, जिंक का एग्जाम्पल परफेक्ट एग्जाम्पल मेरे लिए हो जाएगा, इसमें डीवी सब आ जाएगा, ठीक है। कोई वॉलंटियर करना चाहता है एग्जाम्पल को, कोई एग्जाम्पल को वॉलंटियर करना चाहता है, कोई छोरा कोई छोरी जो एग्जाम्पल को वॉलंटियर करना चाहे, ओके। हेमांग वांट्स टू वॉलंटियर एंड हरिओम वांट्स टू वॉलंटियर। चलो भाई, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, जिंक की बात चल रही है, ठीक है, और ये है न्यूक्लियस और ये है न्यूक्लियस, ठीक। अब सोचो यहाँ पर ये है हरिओम और ये है हेमांग, ठीक है, ये है हेमांग और ये है हरिओम, एंड दिस इज इस पे अपन किस पे रिपल्शन कैलकुलेट करें, मान लो हरिओम पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो हरिओम पे कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड दिस इज सुंदर कन्या जो कि यहाँ पर है, जो कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज सुंदर कन्या। हरिओम आपकी कोई विशेष पसंद हो तो आप बता सकते हो, मैं वो एग्जाम्पल में लिख दूंगा। तो अभी तो मैंने सिर्फ सुंदर कन्या ले लिया है, यदि आपकी कोई विशेष पसंद हो तो आप बता सकते हो, मैं एग्जाम्पल में लिख दूंगा, अनलेस अनटिल वो क्लास का कोई ना हो। तो खैर हरिओम ने मना कर दिया आउटराइटली कि सर कोई नहीं, आप तो सुंदर कन्या से चल ले लो, ओके। नहीं, अंग्रेजी हीरोइन का नाम बताया, सेलिनो गोलमोल, है ना। तो हरिओम की जो पसंद है वो है सेलिनो गोलमोल, वो कोई अंग्रेजी हीरोइन का नाम है शायद, और हरिओम को वो हीरोइन बहुत पसंद है, सेलिनो गोलमोल, ठीक है। तो बेटा सेलिनो गोलमोल हरिओम को अपनी ओर बुला रही है, उसने बोला हरिओम तुम चले आओ, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, बहुत बढ़िया पढ़ते हो, आओ तुम हमारी ओर चले आओ, आओ हरिओम आओ। पर जब हरिओम यहाँ पे आने लगा तब हेमांग को भी वो पसंद थी, हेमांग को भी वो पसंद थी। हेमांग ने हरिओम को धक्का दिया, कितने यूनिट का धक्का दिया, 0.35 यूनिट का धक्का दिया। हेमांग ने हरिओम को कितना धक्का दिया, 0.35 यूनिट का धक्का दिया, और बोला हरिओम तुम पास नहीं जा सकते, 0.35 का धक्का दिया, ठीक। लेकिन अंदर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन अंदर के शेल में, सभी लोगों को पता होगा, 3s2 3p6 3d10, 3s2 3p6 और 3d10 अंदर के शेल में भी इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी केशव, मनीष, है ना, और बहुत सारे बच्चे जो हैं जो वॉलंटियर करना चाहे, कोई छोरी वॉलंटियर इसमें मत करना, क्योंकि छोरे को हर्षित हुआ, ऋतिक हुआ, ये सब लोग भी इस शेल में भरे हुए हैं, हितेश है ना, बहुत सारे बच्चे हैं, जो अमोघ है, ये सारे बच्चे जो है इस शेल में भरे हुए हैं। ये भी हरिओम को धक्का देंगे क्योंकि ये गोलमोल के और पास है, ये गोलमोल के और पास है, और इनमें से हर एक हरिओम को 0.85 का धक्का देगा, इनमें से हर एक हरिओम को 0.85 का धक्का देगा। इधर भी 2s2 और 2p6 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये बचे हुए जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि कोई कोई हैं, वो कितना धक्का देंगे, वो 1 यूनिट का धक्का देंगे हरिओम को, ठीक है बेटा। अब हरिओम ने ये सोचा था कि जब वो गोलमोल के पास जाएगा तो गोलमोल उसको 30 यूनिट चार्ज से अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या 30 थी, तो वो 30 यूनिट चार्ज की उसकी आवाज आ रही होगी, वो जोर से आवाज लगाएगी, हरिओम 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 चले आओ चले आओ चले आओ, और बहुत जोरदार आवाज वो लगाएगी। लेकिन कुछ कचरे भी हो गए, कचरे ये हो गए कि जो साथ वाला हेमांग है वो हरिओम के कान में बोल रहा है चले जाओ, ये लोग और जोर से बोल रहे हैं चले जाओ, और ये लोग और जोर से बोल रहे हैं चले जाओ। तो उसने सोचा था कि वो चार्ज महसूस जो है ज्यादा करेगा, लेकिन वो चार्ज महसूस उतना नहीं कर पाया, क्योंकि कई लोगों ने जो है, आज देखो भाई हरिओम नाराज हो गया है, अब वो बोल रहा है मैं जाऊंगा ही नहीं सर यदि ऐसा है तो। बेटा फिर भी नेट चार्ज कुछ रहेगा, चिंता मत करो, कुछ नेट चार्ज रहेगा, जेड इफेक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं गोलमोल तेरे को पकड़ के पीटेगी, वो पीटेगी नहीं, अभी भी वो तेरे को अट्रैक्ट मतलब अपनी ओर खींचेगी, पर उस शिद्दत से नहीं खींचेगी जो सपने तूने देखे थे। ये हम सबके साथ होता है, जीवन यही है बेटा, है ना। तो अब क्या होगा, अब जो वो चार्ज तू महसूस करेगा बचा खुचा, क्योंकि क्या हुआ, इन लोगों ने धक्का भी तो दे दिया बेटा, इन लोगों ने धक्का भी तो दे दिया, तो जो बचा खुचा चार्ज तू महसूस करेगा उसको बोलते हैं जेड अफेक्टिव। क्या मेरी बात सबको चमकी कि नहीं चमकी? देखो बेटा, जब तक कि एग्जाम्पल जीवन में ना हो तब तक कभी भी समझ में नहीं आता है, जब तक कि एग्जाम्पल जीवन में ना हो तब तक ना समझ में आता है और ना इंटरेस्ट आता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, आप रिवर्ट बोर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हो फिजिक्स में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिवर्ट बोर्ड प्रॉब्लम आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। आज आप उस प्रॉब्लम को यदि ऐसे पढ़ रहे हो कि यार वो कैसे पूरा मतलब सीधा का सीधा जाए, मतलब मिनिमम टाइम में वो कैसे क्रॉस कर जाए, या वो कैसा हो कि वो सीधे ही जाए, मतलब इधर से कूदा और इधर ही गया,
तो आपको कभी भी उस प्रॉब्लम में बेटा इंटरेस्ट नहीं आएगा। उसमें इंटरेस्ट कब आता है, जब आप एक नदी बनाओ और आपने क्या किया, नदी बना लिया, इधर आप खुद खड़े हो गए, इधर वो खड़ी हो गई, और यहाँ पर और भी बहुत सारी खड़ी हुए हैं और जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। यहाँ पे ये भी दो नीग्रो, ये एक नीग्रो एकदम, और यहाँ से हरिओम तैरता हुआ दिशा पट्टी की तरफ जा रहा है, लेकिन उसको पता है कि उसकी दिशा थोड़ी सी मुड़ जाएगी और वो ये नीग्रो छोरी यहाँ पे खड़ी हुई है उससे जाके मिल जाएगा, और वो तो इसी बात के लिए बैठी है कि हरिओम आए और मैं उसको लपक लूं, लेकिन हरिओम को तो दिशा पट्टी के पास जाना है। तो हरिओम को क्या करना पड़ेगा, यदि तुम ऐसे चलोगे तो तुम्हें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, तुम्हें सवाल में एकदम घुस जाओगे, क्योंकि तुम वहां पे उस फ्रेम में अपने आप को पुट कर देते हो। तो हर एक चीज बेटा ऐसी है, जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आप प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे, आप कभी भी सब्जेक्ट को सीख नहीं पाओगे। तो इसको तो मैं मिटा देता हूं, इसको मैं आपको किसी और दिन सिखा दूंगा, अभी मैं आपको आईओसी सिखा देता हूं, ठीक है। तो क्या बात चल रही थी, बात चल रही थी बच्चों 8.85 और 0.35। क्या सब लोग को फील आई कि स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, स्क्रीनिंग में होता क्या है, स्क्रीनिंग में धक्का दिया जाता है। अब बात ये चलिए 0.35, 0.85 और 1 क्या है, तो ये 0.35, 0.85 और 1 क्या है वो भी बताता हूं मैं आपको। बात ये हुई होगी बच्चों कि जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, जब हिमांग ऐड हुआ इस सिस्टम को, तो हिमांग अकेला ऐड नहीं हुआ, जिस समय हिमांग ऐड हुआ उस समय एक प्रोटॉन भी ऐड हुआ। हिमांग के ऐड होने का मतलब ये हुआ, हिमांग के ऐड होने का मतलब ये हुआ बच्चों कि कॉपर से जिंक कन्वर्ट हुए, कॉपर से जिंक कन्वर्ट हुए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया तो साथ में एक प्रोटॉन आया। जो साथ में इलेक्ट्रॉन आया उसने धक्का कितना दिया, 0.35 यूनिट का दिया, और जो प्रोटॉन आया उसने आकर्षण कितना किया, 1 यूनिट का किया। तो नेट अट्रैक्शन कितना हुआ, 0.65 यूनिट। बोल चमका के नहीं चमका, बात समझ में आई कि नहीं आई। जो साथ में इलेक्ट्रॉन आया उसने धक्का 0.6 और 0.35 दिया, लेकिन उसी समय प्रोटॉन आया उसने खींचा 1 यूनिट से, तो नेट यूनिट चार्ज जो बढ़ा, नेट इफेक्टिव चार्ज जो बढ़ा वो 0.65 बढ़ा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक। अब सोच तो हरिओम जो है वो किसके पास जाना चाह रहा है, वो जाना चाह रहा है गोलमोल के पास में। अच्छा, गोलमोल के जो जितना पास होगा वो उसको उतना ही बड़ा धक्का देगा बेटा। यार तुम सोचो ना, तुम सोचो ना, तुम यदि किसी के बिल्कुल मतलब तुम किसी के पास जा रहे हो तो सबसे बड़ा तुम्हारा विरोधी कौन होता है, अच्छा बताओ, अच्छा बताओ, सबसे बड़ा तुम्हारा विरोधी कौन होता है, जो बिल्कुल साथ वाला है, जो बिल्कुल साथ वाला है। मैं कुछ कन्फेस करूं, कुछ कन्फेस करूं, किसी को बताना मत साला, एक तो ये इंटरनेट पे समझ में नहीं आता कौन कौन देख रहा है। इट वाज माय फर्स्ट ईयर, आराम से बताता है ना, इट वाज माय फर्स्ट ईयर जीएमसी भोपाल, ठीक। अब जैसा फर्स्ट ईयर में सब लोग बच्चे जाते हैं तो उनको ऑब्वियसली मतलब कुछ जीवन में सपने होते हैं, उनके कुछ टारगेट्स होते हैं। अपने भी जीवन में कुछ सपने थे, क्योंकि अपन भी इंसान के रूप में पैदा हुए थे, आप लोग को भरोसा हो या ना हो, लेकिन बात तो सत्य है, ठीक है बेटा। तो जब जब हम वहां पर पहुंचे, बिल्कुल बिल्कुल हरिओम जी, जब हम वहां पर पहुंचे तो हमें भी थोड़े थोड़े सपने उमंग उठे हैं मन में, और कुछ कुछ सपने आए। और जब वो सपने आए तो एक थी जिसने बड़ा अच्छा डांस, मतलब अच्छा किया बुरा किया मैंने तो देखा भी नहीं कैसा किया, लेकिन मैंने उसके डांस की तारीफ करी। मैं वहां गया, मैंने बोला तुम बहुत अच्छा मतलब डांस करती हो, वेरी नाइस, वेरी गुड, द डांस वाज रियली फैबुलस, इट वाज वेरी गुड। तुमको पता है वो कौन थी, तुमको पता है वो कौन थी, नहीं पता। ऑब्वियसली तुमको कैसे पता होगा, वो उसकी टीचर कहां से हुई, चल सुंदर कन्या, नहीं नहीं वो सुंदर कन्या नहीं थी, सुंदर कन्या कोई और थी, वो सुंदर कन्या की सबसे अच्छी सहेली थी। बोलो बात चमक में आ रही है कि नहीं आ रही है, वो सुंदर कन्या नहीं थी, वो सुंदर कन्या की सबसे अच्छी सहेली थी। क्या तुमको बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, सबसे ज्यादा जो केस ब्लॉक करती वो कौन करती, यार हर एग्जाम्पल प्रोफेशनल है, तुम उसको पर्सनली मत लेना, ठीक है ना, नहीं तो तुम सोचो कि हाँ मतलब वीपी सर ये और वो है ना। तो समझो बात को, सुंदर कन्या की जो सहेली है वही तो केस ब्लॉक करेगी ना यार, क्योंकि वो सुंदर कन्या के सबसे पास है, तो वो जो पास है वो सबसे ज्यादा शील्डिंग करेगा। बोल चमका के नहीं चमका, अरे जो पास है वो सबसे ज्यादा शील्डिंग करेगा। क्या चमकी बात के नहीं चमकी, बिल्कुल चमकी बात, क्या बात क्लियर है। तो देख जैसे जैसे पास होता जाता है वैसे वैसे शील्डिंग की वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे जैसे पास होता जाता है वैसे वैसे शील्डिंग की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो क्या इतनी बात सब लोग को समझ में आ गई बेटा। अबे आगे नहीं बता रहे कहानी, आगे कोई कहानी बड़ी नहीं कैसे बता दे। तो आगे बढ़ते हैं ना, तो सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये दो देखो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, इन्हें डी ब्लॉक चल रहा है, सर आगे की कहानी सुनाओ, आगे क्या हुआ। अबे वो एग्जाम्पल था, मैं इतना शरीफ, इतना भोला, इतना सीधा, तुम सोच सकते हो कभी कि मैंने ऐसा कुछ किया होगा, है दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल है।
तो फिर ये दो देखो किसी को भरोसा नहीं है, किसी को भी भरोसा नहीं है, सारे के सारे बोल रहे हैं हाँ मुझे पता है, तुम्हें नहीं है, मुझे भी तुम पे भरोसा नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये दो आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस, है ना, ये दो बेटा, ये साथ वाला धक्का दे रहा है लेकिन 0.35 अंदर गए तो 0.85, उसके अंदर गए तो सारे के सारे 1 यूनिट का धक्का दे रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा सब लोगों को? क्या ये बात मेरी क्लियर है सब लोगों को? सब लोगों को थोड़ी फील आई कि जेड इफेक्टिव होता क्या है? जेड इफेक्टिव वो बचा खुचा आवाज है गोलमोल की जो हरिओम महसूस कर रहा है। आफ्टर ऑल हिमांग, केशव एंड ऑल द पर्संस हैज रिपेल्ड हिम फ्रॉम गोइंग फ्रॉम दैट प्लेस। उन्होंने हरिओम जाओ 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 जाओ, सबने काले झंडे हरिओम को दिखाए, लेकिन फिर भी नेट अट्रैक्शन बचा रहा बेटा, क्योंकि जो वहां से आवाज आ रही थी वो ज्यादा जोरदार थी। लेकिन नेट अट्रैक्शन तो रहा, लेकिन वो उस ऑर्डर का नहीं रहा जैसा कि हमने सोचा था। आपने देखा है कि सोडियम में जो Z इफेक्टिव होता है 2.2 होता है, पोटेशियम में 2.2 होता है, रुबिडियम में 2.2 होता है। तो आपने देखा है ना कि नेट अट्रैक्शन जो होता है, आपने सोचा था 11 यूनिट का चार्ज महसूस करेंगे, लेकिन कितना चार्ज महसूस किया? चार्ज तो कम महसूस किया। यदि जिंक की बात करूं तो बेटा नेट रिपल्शन कितना हो गया? ये सिग्मा 0.35, ये 0.85 इंटू 18 और ये 10 इंटू 1, तो 10 इंटू 1 बराबर 10 एंड 0.85 इंटू 18 प्लस 0.35। ये प्लस 0.35 क्यों लिखा? 2 इंटू 0.35 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हरिओम खुद को धक्का थोड़ी ना मारेगा, उसको धक्का तो हिमांग मारेगा। तो वो 0.35 हो गया, अंदर कितने? 18, 18 इंटू 0.85 और उसके अंदर कितने? 10, 10 इंटू 8। अब गणित कर लो बेटा, जो गणित आ जाए वो क्या हो जाएगी? सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। Z कितना है? 30 है। 30 माइनस सिग्मा इज इक्वल टू Z इफेक्टिव। बोल चमका कि नहीं चमका? मैं ये आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, ये तो आप 11th में पढ़ चुके हो, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से कि होता क्या है, होता क्या है इसके कारण। इसके कारण क्या हुआ बच्चों कि आप यहां से यहां जा रहे थे, दिस वाज स्कैंडियम, टाइटेनियम, मेलेनियम, क्रोमियम, एमएन, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंकवा, और ये आया एक डब्बा और ये आया एक डब्बा। somebody wants to volunteer? Adit, you want to volunteer? Somebody wants to volunteer? Okay, there are a lot of volunteers. Okay, Harshit is there and Prince is there to volunteer. Okay, I'll take 2 girls this time to volunteer. One is Himanshi and the other is Kashish. Okay, now we have Himanshi and Kashish sitting over here, and this is a dibbo of aluminium. And what Himanshi is saying to Kashish is that, Kashish, यू सी, अभी एक एलिमेंट इधर आने वाला है, उसका नाम गैलियम है, तो उसका साइज देखना, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं अपन, उसका साइज गप्पू होगा, उसका साइज बड़ा होगा। मतलब यहां पर जो एल्युमिनियम है, देख तेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है, जो गैलियम होगा तेरे को बड़ा दिखाई देगा। और जब गैलियम यहाँ अपीयर हुआ, टू देयर सरप्राइज गैलियम वाज स्मॉलर देन एल्युमिनियम, एंड दे सेड, आइला ये क्या हुआ, ये तो बोनसाई हो गया, ये तो छोटू कैसे पैदा हो गया, इसको तो बड़ा होना था, ये तो एल्युमिनियम से बड़ा होता है, हमने तो पढ़ा है डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, ये क्या हुआ? तब तक बच्चों ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। तो ये कैसे हुआ? तो ये सवाल उन्होंने प्रभु से पूछा, हे प्रभु ये क्या हुआ? तो उन्होंने बोला, हे कन्या देखो, अंदर 10 डी के इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और डी के इलेक्ट्रॉन अच्छी शील्डिंग नहीं करते हैं। ये डी के इलेक्ट्रॉन ये अच्छी शील्डिंग नहीं करते हैं, ये गोपेश टाइप के हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है। सुंदर कन्या हरिओम को बुला रही है, उससे गोपेश को कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम लोग को बात समझ में आ रही है? क्या तो बेटा गोपेश एक बहुत सीधा साधा बच्चा फेज 1 में लास्ट ईयर था, जो कि अपने आप से मतलब रखता था और उसको कोई मतलब नहीं है कौन किससे बात कर रहा है, कौन किससे बात नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, तो वो गोपेश है। डी में जो बैठा है, एफ में जो बैठा है, वो क्या है? वो गोपेश है। वो हरिओम को गोलू बुला रही है, क्या नाम था यार उसका, यार जो भी था, कोई सी गोलू थी, वो गोलू बुला रही है, लेकिन गोपेश डज नॉट केयर। हरिओम सोच रहा है, हाँ सेलेना गोलमेज, सेलेना गोलमेज जो है वो हरिओम को बुला रही है, गोपेश अंदर है, उसको हरिओम को जबरदस्त धक्का देना चाहिए, लेकिन उसने धक्का नहीं दिया। क्या कहते हैं यार? उसको हरिओम को जबरदस्त धक्का देना चाहिए था, 1 यूनिट का धक्का देना चाहिए था, लेकिन उसने धक्का नहीं दिया। और हरिओम इज नाउ सरप्राइज्ड, ओ आयला इसने मेरे को धक्का नहीं दिया, बाकी लोग तो धक्का दे रहे। तो उन्होंने बोला, भाई गोपेश का केस कॉम्प्लिकेटेड है, वो डी सबशेल में है, और जो डी सबशेल में होता है वो अच्छी स्क्रीनिंग नहीं करता है। यदि कोई एफ में होता तो वो और बुरी स्क्रीनिंग करता, वो और धक्का नहीं देता। जब धक्का नहीं दिया तो अट्रैक्शन क्या होगा? जब धक्का नहीं देंगे तो अट्रैक्शन क्या होगा?
बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो साइज घट जाएगा। तो उन्होंने कहा वो 10d के इलेक्ट्रॉन थे जिन्होंने धक्का नहीं दिया, लेकिन जिस समय इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था उस समय प्रोटॉन भी बढ़ रहा था। बढ़े हुए प्रोटॉन्स ने अट्रैक्शन किया लेकिन बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन्स ने धक्का नहीं दिया, इसलिए साइज छोटा हो गया। इसलिए दो होशियार बच्चियों को इसका साइज छोटा दिखाई दिया। क्या बात चमकी? क्या बात चमकी? क्या बात सबको समझ में आई? इसलिए उसका साइज छोटा हो गया। तो बेटा पीरियोडिक टेबल में आप देखना, इसके बाद की जो दुनिया है, जितनी भी दुनिया है, ये पीरियड कौन सा है? ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है। तो थर्ड और फोर्थ पीरियड के मेंबर्स पी ब्लॉक में साइज का अंतर ज्यादा नहीं होता है बेटा, साइज का अंतर ज्यादा नहीं होता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, पूरी पीरियोडिक टेबल को यदि आप देखोगे तो सेकंड और थर्ड ग्रुप में साइज का अंतर परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा होता है, और इसके बाद कभी भी परसेंटेज वाइज साइज का अंतर बड़ा नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं वो डी और एफ के होते हैं, जो शील्डिंग नहीं करते, उनके अच्छी शील्डिंग नहीं करने से साइज नीचे जाने पर ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि शेल का एडवांटेज था। याद करो बेटा, हर्षिता और कशिश आपस में मिलकर बात कर रही थी। उन्होंने बोला इसका साइज बड़ा होगा। हर्षिता ने कशिश से पूछा, कशिश ऐसा क्यों होगा? तो कशिश ने बोला कि मित्र, एक एक्स्ट्रा शेल बढ़ जाएगी, उस एक्स्ट्रा शेल के बढ़ने से ऐसा होगा कि साइज बड़ा हो जाएगा। जब उन्होंने देखा आइला ये तो बोनसाई निकला, तो उन्होंने कहा देख तो पूरी शेल आई कि नहीं आई? तो उसने कहा शेल तो पूरी है, 4 की 4 है, तो साइज छोटा क्यों है? तो उन्होंने कहा गोपेश, तो उन्होंने कहा गोपेश, ये गोपेश के कारण हुआ है। वो देखो रिपल्शन ही नहीं कर रहा है, वो देखो कहीं और देख रहा है, इधर हरिओम अंदर घुसा जा रहा है और गोपेश का ध्यान ही नहीं है, वो तो कहीं और ही देख रहा है। और यहाँ पे सेलेना गोलमोल और हरिओम जो है आपस में आराम से बातें कर रहे हैं और गोपेश का ध्यान ही नहीं है उस तरफ, इसलिए हरिओम थोड़े पास आ गया है। क्या कहते हो यार, फील आई कि नहीं है? क्या कहते हो यार, फील आई कि नहीं है? समझ में आया जेड इफेक्टिव क्या होता है? समझ में आया जेड इफेक्टिव क्या होता है? तो ये था बेटा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ये था ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। आप कहें तो ये तो बकवास है बेटा, 11th क्लास में आपको पढ़ना है, और मैं आपको बताऊं ये 11th क्लास में कहां मिलेगा? चैप्टर पीरियोडिसिटी में आपको मिलेगा। ये चैप्टर पीरियोडिसिटी में आपको ये मिलेगा, वहां पे आपको इसका डिटेल पढ़ लेना। लिखाऊंगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लिखाने का कुछ है ही नहीं। क्या मैं आपको लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझा दूं बिल्कुल ऐसे ही? लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझा दूं बिल्कुल ऐसे ही? तो मैं इसको मिटाता हूं और आपको लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझाता हूं। आओ बच्चों, लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ें। अब की बार वॉलंटियर बदल लेंगे, हर बार हरिओम वॉलंटियर हो ये जरूरी नहीं है। इस बार हीरोइन भी बदल लेंगे, कोई कमी तो नहीं है हीरोइनों की। इस बार हम राखी सावंत को भी ले सकते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद है, वो भी एक सुंदर कन्या है। हाँ भाई, इस बार में ओके ओके बेटा, मैं इतने नाम नहीं देख पाता हूँ एक बार में, लेकिन चलो आई हैव सीन सम नेम। मृदुल, ओके मृदुल आई टेक द नेम मृदुल। मैं देख पाया उसको, कई बच्चों ने बोला, बट आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, मैं सबके नाम इंक्लूड नहीं कर सकता। आई सॉ मृदुल, लेट मी टेक द नेम ऑफ मृदुल नाउ। ओके, सो मृदुल वांट्स टू वॉलंटियर द केस। ठीक, अब क्या हुआ बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 10 इलेक्ट्रॉन, इधर 18 इलेक्ट्रॉन, और इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। बात चल रही है 2, 8, 18, 4s2, 4p6 और 4d10 और 4f 1 to 14 होने वाला ही है कहानी। और मैं क्या करूंगा, मैं इसको यूं लूंगा, टम टुम चुकाम कचिया दुम दुम, 1 2 1 2 1 2, शायद 7 हो गए होंगे। एंड दिस इज 5s2, दिस इज 5p6 एंड दिस इज 6s2। इसका मतलब मैं अब लेंथनम से आगे बढ़ने वाला हूं, सीरियम से आगे बढ़ूंगा। 58 होता है सीरियम, और एफ में इलेक्ट्रॉन भरना चालू करूंगा। लेंथनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब लोगों को पता है, 6s2 5d1 होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन 4f में जाके 5d में जाता है, इसलिए इट इज अ पार्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। लेंथनम इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट, इट इज नॉट पार्ट ऑफ लेंथनाइड सीरीज। लेंथनम के डब्बे में सारे लेंथनाइड रखे होते हैं, इसलिए उनको हम लेंथनाइड कहते हैं, ऑल्दो लेंथनम हैज नथिंग टू डू विद द लेंथनाइड सीरीज। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते बेटा। अब क्या हुआ, 58 से F में इलेक्ट्रॉन भरना चालू होगा, और जब 58 से इलेक्ट्रॉन F में भरना चालू होगा बच्चों, तो आप तो जानते हो कि वहां पे 10 लोग पहले ही बैठे हुए थे जिनका ध्यान कहीं और था, वो 4d के इलेक्ट्रॉन थे, इनफैक्ट 3d के भी इलेक्ट्रॉन थे।
3d के, 4d के, और अब 4f में भी भरना चालू हो रहे हैं। आप जानते हो 4f के इलेक्ट्रॉन और गंदी शील्डिंग करेंगे, अच्छी शील्डिंग करते हैं s के, फिर p के, फिर d के, और सबसे पुअर f के शील्डिंग करते हैं। तो अब गोपेश से भी बड़े वाले आ गए हैं। गोपेश तो फिर भी एक बार हरिओम को बोल दिया था, हरिओम कंट्रोल, लेकिन जो अब F में आएगा वो और भी ज्यादा बड़ा वाला है, वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देगा। पर ऐसा नहीं है, ये मत कह देना कि वो उसको खुद ही कहेगा हाँ चला जा चला जा, चला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, रिपल्शन दे रहा है लेकिन अच्छा नहीं दे रहा है, ऐसा है। ठीक है बेटा, लेट्स टेक द एग्जांपल। अब बच्चों ठीक है, तो यहां पर हमने देखा मृदुल है, and Mridul has its own preference. Mridul, do you have any preference, beta? Do you have any Sarclad Johnson? अबे कैसे लोगों के नाम लेते हो बे, मेरे को समझ में नहीं, आदमी के नाम है कि औरत के नाम है ये? अच्छा, मेरी जो भी फेवरेट हो। वाह यार, तू मतलब मेरी वाली कोई, अरे यार हद ही होगी, मतलब मृदुल तेरा नाम मैंने गलत ले दिया रे। वो क्या बोल रहा है सर जो आपकी फेवरेट हो वो। अबे जो मेरी फेवरेट हो वो तेरी फेवरेट है, मतलब तू मतलब मेरे पे ही डाका डाल रहा है, तेरे को और कोई जगह नहीं मिली। मृदुल का एग्जाम्पल मैं कैंसिल करता हूँ भाई, कोई और यार, ये मतलब थोड़ा डेंजरस आदमी है ना। कोई और। केशव, तेरे को रानू मंडल पसंद है क्या बेटा? केशव ले लूं क्या रानू मंडल? केशव सही रहेगा क्या? हाँ, वो कह रहा है यस सर यस सर यस सर, आई वांट दैट। सो ठीक है, लेट्स टेक केशव फिर के। नाउ मृदुल ने बहुत कचरा किया, उसने बोला सर आपकी फेवरेट मेरी फेवरेट, हट भाग यहाँ से, मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए कंपटीशन। सो दिस इज केशव। केशव फिर के मराठी भाव, and I think Rakhi Sawant is also Marathi, Keshav, if I'm not wrong. Yeah, she's also Marathi, so कोई problem भी नहीं आएगा, हाँ? So we have got one more, that is Rakhi Sawant. Okay, now she's calling Keshav. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, and he is getting attracted towards her. Okay, and there are a lot of, Keshav is very embarrassed, he's saying no sir I am not playing. This is 3d10, this is 3d10, d इलेक्ट्रॉन यहाँ, d इलेक्ट्रॉन यहाँ 10 और यहाँ पे f के इलेक्ट्रॉन। वो इस ओर आ रहा है, जब f में इलेक्ट्रॉन भरेंगे एक एक करके तो यहाँ प्रोटॉन भी बढ़ेगा, लेकिन प्रोटॉन तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो धक्का नहीं दे रहे हैं, वो धक्का नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका शेप कॉम्प्लिकेटेड है। तो बेटा साइज तो क्या होगा, छोटा होता जाएगा। बेटा साइज तो क्या होगा, छोटा होता जाएगा। क्या तुम लोग मेरी बात को मान रहे हो? क्या तुम मेरी बात को मान रहे हो? हम जो सोच रहे थे कि साइज बड़ा होगा, उतना साइज बड़ा नहीं होगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ओके, सो नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ तन्वी एंड अक्षिता। Now Tanvi and Akshita is sitting over here, and this is zirconium, और इसके नीचे आ रहा है hafnium, this is lanthanum, and this is yttrium, this is scandium, and of course this is titanium. Okay, and Tanvi and Akshita are discussing that hafnium का साइज जो बड़ा होना चाहिए, लेकिन lanthanum के डब्बे में बेटा सीरियम से लेकर लुटीशियम तक 14 एलिमेंट आते हैं जिन्हें लैंथेनाइट बोलते हैं। हर एक बार इलेक्ट्रॉन एफ में गया, उसने अच्छी शील्डिंग नहीं की, अट्रैक्शन बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, और जब इन्होंने देखा तो इन्होंने क्या देखा कि हाय इसका साइज था 160 pm और हाफेनियम का साइज निकला 159 pm, मतलब 8 pm छोटा हो गया। क्या बात चमकी तुमको? 8 pm छोटा हो गया साइज। तो उन्होंने कहा आइला ये तो उतना ही बड़ा निकला जितना बड़ा ऊपर वाला था, तो गिनना सखी गिनना कि एक्स्ट्रा शेल है कि नहीं। उसको बोला एक्स्ट्रा शेल है, 6 शेल है, और जिरकोनियम का 5 शेल है। तो बोले क्या शेल का एडवांटेज खत्म हो गया? बोले हाँ हो गया। बोले किसके कारण हो गया? बोले एफ और डी वाले हैं जिनके कारण ये शेल का एडवांटेज खत्म हो गया और इसका साइज बड़ा नहीं हो पाया। बच्चों एक बात याद रखना कि यदि आप साइज देखोगे बच्चों तो ये पीरियड कौन सा है बेटा? ये पीरियड 5th पीरियड है, और ये पीरियड कौन सा है? ये 6th पीरियड है बच्चों। तो यदि आपको 11th में ईमानदारी से आपने पढ़ाई की है तो आपको पता होगा 6th पीरियड के मेंबर का आईपी 5th पीरियड के मेंबर से ज्यादा होता है। 6th पीरियड के मेंबर का आईपी 5th पीरियड के मेंबर से ज्यादा होता है। 4th ग्रुप से लेके 14th ग्रुप तक ये ट्रेंड चालू रहता है। कहां से? 4th ग्रुप से लेके 14th ग्रुप तक ये ट्रेंड चालू रहता है बिकॉज ऑफ द फिनोमेना कॉल्ड लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। मैं आपको अब लिखा दूंगा, यदि नहीं भी पढ़ा है तो भी पढ़ा दूंगा, लेकिन 11th में आपको ये बात पढ़नी चाहिए थी। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। क्या हुआ बच्चों? इनके साइज का अंतर लगभग एंड हो गया। इनका साइज लगभग समान होता है लेकिन गिरता नहीं है साइज। यहां पर गिरा है वो बात अलग है, आगे डाटा देखोगे तो साइज कम नहीं होगा लेकिन ऑलमोस्ट सेम बना रहेगा। 2-4 pm का अंतर सिर्फ चलता है। क्या बेटा आपकी बात
सही, क्या आपको बात समझ में आ गई? बोलो बेटा, क्या सब लोगों को बात समझ में आ गई? क्या सब लोगों को बात क्लियर है? तो क्या हुआ बच्चों, ये इनके साइज लगभग समान है। यदि मैं आपसे ये बात पूछ लूं, क्या इनके और इनके साइज में कोई बहुत बड़ा अंतर रहा होगा? क्या इनके साइज में कोई बहुत बड़ा अंतर रहा होगा? नहीं, वो भी नहीं रहा होगा, क्योंकि यहां भी तो डी के ही इलेक्ट्रॉन भरे थे। तो सही बोलूं तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज का अंतर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में तो हद हो जाती है, वहां पे साइज लगभग लगभग समान हो जाते हैं। क्या तुम लोगों को बात चमकी? क्या तुम लोगों को ये बात चमकी? वहां पे साइज लगभग लगभग समान हो जाते हैं। एंड द रीजन इज एंड द रीजन इज एंड द रीजन इज रीजन बोलो, लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहां लेंथनम आ रहे थे, लेंथनाइड्स आ रहे थे, इसलिए रीजन क्या हो गया बच्चों? लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। आई होप सो कि मैं अपनी बात तुम लोगों को समझा पाया। नहीं 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 नहीं, याद नहीं करना है, एनसीईआरटी का डाटा है बेटा, इसलिए मैंने लिख दिया बच्चे। एनसीईआरटी में डाटा लिखा हुआ 160 159 पीएम थ्योरी पार्ट में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यदि याद रह जाए तो अच्छी बात, ना रहे तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। क्या लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन की फील आ गई बेटा? लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन की फील आ गई। अब आपको 11th क्लास की नोटबुक से इसको पढ़ना है बच्चों, क्या होता है लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन और क्या होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। 11th को मॉड्यूल में ये दिया हुआ है, आपको 11th में आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स ने पढ़ाया भी होगा। मैंने एक बार और उसको रिवाइज करवा दिया और आपको थोड़ी सी फील दिला दी इस टॉपिक की। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, साइज के बारे में बी ब्लॉक में क्या आता है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, लेंथनाइड और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन डी ब्लॉक में दिया हुआ है, लेकिन आपको पढ़ना कहां से? 11th मॉड्यूल से और इस साल की एनसीईआरटी से। मैं इसको मिटा दूं बेटा, या आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आपकी इच्छा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके डन। बेटा एग्जाम्पल आता है ना बच्चे तो समझ में अच्छा आता है, मतलब तो अपन को लगता है हाँ यार फील आ रही है थोड़ी सी, आप उस फ्रेम में अपन आ जाते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये था बेटा साइज के बारे में। फिर मैं आपको 3D के साइज को कंपेयर कराता हूं, आप सुनना। इनके साइज अपन कैसे देखते हैं। एक तो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है जिसमें बोलता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम साइज कम होता है, साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। और इसका रीजन वो लिखते हैं जेड इफेक्टिव का अफेक्ट सिग्मा से ज्यादा होता है, एमएन में इंक्रीजेस हाफ फिल्ड, देयरफॉर लेस मेटेलिक बॉन्डिंग। कल समझाया होगा मैंने तुम लोग को ये बात, देयरफॉर लेस मेटेलिक बॉन्डिंग। उसके बाद में आयरन, कोबाल्ट, निकिल ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। और यहां लिखना है जेड इफेक्टिव का रोल सिग्मा के बराबर होता है, एंड कॉपर टू जिंक साइज इंक्रीजेस सिग्मा ग्रेटर देन जेड इफेक्टिव। ऐसा आपको लिखना है। देखिए बेटा पूरा आ रहा है कि स्क्रीनशॉट चेक करें? हाँ पूरा आ रहा है, ले ले बेटा स्क्रीनशॉट फटाफट। अच्छा स्क्रीनशॉट क्यों लिया, अभी तो और भी पढ़ाना। ठीक है ठीक है ठीक है, रुको रुको रुको। इसमें आपको ये रीजनिंग देनी है बेटा, ये आलतू फालतू की रीजनिंग है यहाँ पे जो दी हुई है, पर ठीक है आप दे दो। पहला, तीसरा, ठीक बेटा, इस तरह से आपको ये रीजन मेंशन कर देते हैं। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं आपको एग्जैक्ट ऑर्डर बताता हूँ 3D सीरीज का क्या है। मैं आपको एग्जैक्ट ऑर्डर बताता हूँ 3D सीरीज का क्या है। हाँ कुछ बच्चों को याद भी है, 11th में शायद मैंने तुम लोगों को ये याद कराया होगा साइज में, शायद हो सकता है याद कराया हो। 3D सीरीज का एक शॉर्ट फॉर्म बताया होगा मैंने आप लोगों को, साइंस टीचर झकास मन वाली कचरा कूड़ा फेंको नहीं, बताया था बेटा। साइंस टीचर झकास मन वाली कचरा कूड़ा फेंको नहीं, ठीक है ना, तो बताया था ये। तो दिस इज साइंस टीचर, साइंस टीचर झकास मन वाली कचरा कचरा कूड़ा फेंको नी।
मालवा में नी मतलब नहीं होता है ना बेटा। जिद्दी मन वाली, ओके ठीक है, जिद्दी मन वाली कर देते हैं। साइंस टीचर जिद्दी मन वाली, वैसे झकास मन वाली मुझे अच्छा लगता था, लेकिन ठीक है, वो कचरा कूड़ा फेंक रही है इसलिए आप जिद्दी से आप उसको रिलेट कर सकते हो। सही है वो कि वो जिद्दी है और रोज कचरा कूड़ा फेंकती है, तो आप उसको रिलेट कर सकते हो इस बात से। सुनना मेरी बात को ध्यान से बेटा। अब क्या होता है बच्चे कि शॉर्ट फॉर्म और भी अभी ऐड होंगे। आईपी में भी एक शॉर्ट फॉर्म होगा जिसमें मैं बोलूंगा जान फेंको कुत्ते नहीं मानती करती वो शक, ठीक है ना। ये सब शॉर्ट फॉर्म मैंने खुद बनाए हैं, सबसे अच्छी बात ये है ये बिल्कुल अपने पर्सनल है, मैं बैठ के खुद ये सब बनाता हूँ। तो एक शॉर्ट फॉर्म मैंने उधर बनाया आईपी का, और वो शॉर्ट फॉर्म है, उसमें था जान फेंको, एक वो जो है बता रहा है बड़े फ्रस्ट्रेट होकर के वो अपनी गाथा बोल रहा है, जान फेंको कुत्ते नहीं मानती करती वो शक, मतलब वो शक करती है, मान नहीं रही है। आयान जो है ना, आयान इस बात से बहुत नाराज है, और इस बात से वो अपने दोस्त ऋतिक को ये बात बता रहा है आयान कि जान फेंको कुत्ते नहीं मानती करती वो शक। और वो क्या कर रहा है, वो अपने दोस्त को प्यार से कुत्ता बोल रहा है। कोई बात नहीं, चलता है, दोस्तों में चलता है, दोस्त लोग एक दूसरे को कुत्ता कुत्ता खेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वो कह रहा है कुत्ते नहीं मानती करती वो शक। आई सपोज दैट यू अंडरस्टैंड। आयन बोल रहा है नो नो आई एम नॉट लाइक दैट सर, मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मैं कुत्ता उत्ता वर्ड यूज नहीं करता हूँ। ओके डॉग बोल ले तू, लेकिन उसके शॉर्ट फॉर्म में कचरे हो जाएंगे, ठीक है ना। लेट्स टेक द वन। तो कोई बात नहीं आयन, यदि तू ऐसे वर्ड नहीं बोल सकता बेटा तो कोई बात नहीं, ऋतिक तेरे को ये बात बोल देगा, ये ज्यादा सही है। अब शूट कर रहा है, डन आयन, ओके। तो साइंस टीचर जिद्दी मन वाली कचरा कूड़ा फेंको नी। तो बेटा अब ये भूल जाएगा तू कि यार वो किससे बोल रहे थे, जान फेंको कुत्ते नहीं मानती करती वो शक, वो किसका शॉर्ट फॉर्म था, ये किसका है। तो याद क्या करना है, साइंस टीचर ने रेडियस नापा था। किसने रेडियस नापा था, साइंस टीचर। अबे रेडियस और कौन नापेगी, साइंस की टीचर तो नापेगी ना, हिस्ट्री की टीचर थोड़ी ना रेडियस नापेगी। क्या कहते हो यार, अरे ये बात तो समझ में आती है ना। तो जब आप भूल जाओगे इस बात को कि रेडियस का शॉर्ट फॉर्म क्या था, तो आप याद रखना साइंस टीचर ने नापा था रेडियस, बाकी सब याद आ जाएगा। साइंस टीचर जिद्दी मन वाली कचरा कूड़ा फेंको नी, और ये रेडियस का ऑर्डर है, साइंस टीचर जिद्दी मन, और जिद्दी मन बराबर है, जिद्दी मन बराबर है, बोल चमका बेटा, जिद्दी मन बराबर है। सो जिद्दी मन वाली कचरा क्रोमियम है, कूड़ा कॉपर है, फेको FeCO है, और नी मतलब निकिल है। ये इनका ऑर्डर है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, और Fe और कोबाल्ट भी बराबर है, ये इससे बड़ा, इनफैक्ट ये तीनों लगभग बराबर है, शायद 1-2 PM का अंतर है, यदि आप डाटा में देखोगे तो आपको दिख जाएगा। क्या सब लोग को बात क्लियर है बेटा। क्या रेडियस 3D सीरीज का सबको याद हो गया, क्या रेडियस 3D सीरीज का सबको याद हो गया, क्या आप भूल जाओगे इसको, नहीं भूलोगे ना, वेरी गुड वेरी नाइस, ठीक ना बेटा। चलो आप रेडियस का ट्रेंड जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। तब तक मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल कर लेता हूं। हाँ भाई बहुत बढ़िया, रेडियस का ट्रेंड हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। आयंस का ट्रेंड हमें याद करना नहीं है एज सच। इसके बाद में टॉपिक है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आई सपोज दैट, है ना। इसके बाद में शायद इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन टॉपिक दिया हुआ है, तो वो भी यहीं लिख देता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर चलो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अलग से बता देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अलग से बता देते हैं, ठीक बच्चों। हाँ ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट झटाफट टाइम टूम चकाम चाहिए। लेट्स टेक, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसके बाद में टॉपिक जैसे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एक रिलेटिवली ना थोड़ा फर्जी सा टॉपिक है यदि बात करें तो, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, लेकिन ठीक है ले लेते हैं, है ना। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, कल किसी क्लास में शायद इसका शॉर्ट फॉर्म भी मैंने बना दिया था, लेकिन मैंने इन जनरल इसका शॉर्ट फॉर्म कभी बनाया नहीं था, लेकिन ठीक है कल किसी क्लास में शायद बना दिया था, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अच्छा तुम्हें क्या लगता है बेटा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है जब आप गैसियस एटम्स प्राप्त करते हो फ्रॉम आइदर देयर मॉलिक्यूल्स और फ्रॉम दी सॉलिड स्टेट। यदि आपके पास, आपने चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री में ये बात पढ़ी होगी लास्ट ईयर, यदि आपके पास कोई चीज सॉलिड अवस्था में, जैसे सोडियम सॉलिड आपके पास है, तो उसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा, तो उसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा बच्चों, उसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाएगा, उसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो जाएगा जब आप सोडियम सॉलिड से सोडियम एटम्स प्राप्त करोगे, इसमें जो आपको हीट देनी पड़ेगी उसको इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। क्या बात क्लियर है बेटा। क्या इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन सॉलिड सोडियम के केस में एक ही होगा,
यदि आप जल्दी बताना चाहो तो बताओ, नहीं बताना चाहो तो कोई बात नहीं, थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है। किसी बच्चे ने बोला हाँ ऐसा होगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि सब्लिमेशन का मतलब होता है गैस फॉर्म में आ जाना। यदि Na2 के फॉर्म में भी रहा बेटा तो भी गैस फॉर्म में आ जाएगा। क्या आपको बात चमक रही है? यदि सोडियम जो है वेपराइज होकर के Na2 के फॉर्म में भी आया तो भी गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। तो वो सब्लिमेशन तो उसका हुआ है लेकिन एटमाइजेशन नहीं हुआ है। सो दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम टर्म। चलो जितना जल्दी आपने इस बात को समझा, यदि एक और बात को आप समझ लो तो भी मैं आपसे बात कर सकता हूं। यदि मैं आपसे ये बोलूं कि Na2 में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो देखते हैं कौन बच्चा बताता है मेरे को। Na2 में कौन से प्रकार की बॉन्डिंग होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, या फिर वहां पर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, या वहां आयनिक बॉन्ड होता है, या वहां पर वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं? ओके, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। ऑल बोल दिया, केशव नहीं बेटा ऐसे नहीं करते अपन। किसी ने वैन डर वाल्स बोल दिया, किसी ने वैन डर वाल्स बोल दिया, किसी ने मेटेलिक बोल दिया, किसी ने वैन डर वाल्स बोल दिया, किसी ने मेटेलिक बोल दिया, और वैन डर वाल्स मेटेलिक आयनिक भी हो गया, और सिर्फ एक ही प्रकार का बॉन्ड बच गया है, वो कोवलेंट बच गया है। वो भी बोल दो जल्दी से। यस, जयांशी ने वो भी बोल दिया, कोवलेंट। इसी के साथ बेटा सारे ऑप्शंस हो गए। बच्चे बहुत डेमोक्रेटिक हैं, कोई ऑप्शन उन्होंने नहीं छोड़ा, सभी को इक्वल महत्व दिया, सभी को इक्वल इज्जत दी, चाहे वो अनीता हो, चाहे वो बाबू हो, चाहे वो चंपा हो, और चाहे वो डॉली हो। बच्चों ने सभी को बराबरी से सेलेक्ट किया, किसी का दिल नहीं तोड़ा। ये आपने बहुत अच्छी बात की। हरिओम ने सबको सेलेक्ट कर लिया, आखिरी में बोल दिया ऑल काइंड ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट ओवर देयर। वेरी नाइस बेटा। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। कोवलेंट बॉन्ड होता है वहां पर, क्योंकि दो सोडियम है बेटा, सिर्फ दो सोडियम के एटम में मेटलिक बॉन्डिंग होने का सवाल नहीं उठता। मेटलिक बॉन्डिंग में इट इज द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच द आयंस आर थेरो। इट इज द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच द आयंस आर थेरो। वेयर इज द सी? आर देयर इज ओनली टू सोडियम एटम, सो वेयर इज द सी? वेयर इज द सी? अरे यार, सी का मतलब समुद्र होता है, दो सोडियम के एटम घूम रहे हैं, तू बोल रहा है सी है। बात आई समझ में? अब कुछ ने बोल दिया आयनिक बॉन्ड। अबे आयनिक बॉन्ड तो तब बनेगा जब एक देगा एक लेगा, दोनों सोडियम है। अबे दोनों का नेचर एक जैसे ही है, दोनों एक ही टाइप के एलिमेंट है। तो क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है बेटा? आयनिक बॉन्ड कब बनता है? आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब अंबानी और बीपीएस हो, तब आयनिक बॉन्ड बनता है, तब आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन यदि मान लो दो गरीब लोग हैं तो उनके बीच आयनिक बॉन्ड थोड़ी ना बनेगा, उनके बीच कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। याद करो ग्रामीण पृष्ठभूमि को, जिस जमाने में मैं बच्चा था, क्या होता तो उस समय पर मेरे घर में एक सब्जी बनती थी, वो मुझे पसंद नहीं थी, वो सब्जी अपनी कटोरी में भर के अपने पड़ोस में ले जाता था और जाके चाची को बोलता था, चाची चाची आज हमारे थे भिंडी बनी, तुम आए थे का बनो चाची? तो उन्होंने की लला हम आए थे तो भटा के आलू बने, तुम्हें अच्छे लगा? हमने कहा हाँ लगा था अच्छे चाची, दे दो हमें। तो एक कटोरी मैं उनको दे देता था अपनी भिंडी, और वो मुझे दे देती थी एक कटोरी आलू, क्योंकि दो गरीब मिलकर के बना रहे थे। कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग का कंसेप्ट तब आता है जब गरीबी होती है। लेकिन यदि मान लो कल के दिन मेरा पड़ोसी जो है अंबानी हो और मैं उसके घर पर एक कटोरी जो है वो भिंडी की सब्जी ले जाऊं, उसको बोलूं हे अंबानी मेरे घर भिंडी की सब्जी बची है, बनी है, तुम आए थे का बनो? और वो बोलेगा हम आए थे तो लला इतो बनो के साथ जन्म ना खा पे हो। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो क्या मैं उससे ये बात बोलूंगा कि तू अपनी आलू की सब्जी मुझको दे दे और भिंडी की सब्जी खुद रख ले? सोच बेटा नीता अंबानी का क्या होगा, वो तो बेहोश होकर नीचे गिर जाएगी ये बात सोच करके। तो वो क्या बोलेगी, हे गरीब इंसान तू ऐसा कर साल भर की सब्जी ले जा और दोबारा पलट के इधर मत आना, क्योंकि वो इतनी अमीर है, मैं इतना गरीब हूं, हमारे बीच सिर्फ एक बॉन्ड बन सकता है और वो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। बोल चमका के नहीं चमका? बोल चमका के नहीं चमका? लेकिन यदि बात चले किसकी, यदि बात चले अंबानी और अंबानी की, या अंबानी और अडानी की, तो उनके बीच में तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही, उनके पास इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। तो उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। याद रखना, दो गरीबों के बीच बनता है कोवलेंट बॉन्ड, एक अमीर और एक गरीब के बीच बनता है आयनिक बॉन्ड, और दो अमीरों के बीच बनता है मेटेलिक बॉन्ड। वैन डर वाल्स वो बॉन्ड है जो कि सब दूर होता है दुनिया में, जहां किसी प्रकार का बॉन्ड ना हो वहां भी एक बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। बोल चमका के नहीं चमका? यदि कल के दिन मान ले हरिओम वो गोलू के पास गया, उसने बोला गोलू गोलू हमारे बीच कुछ है, उसने बोला भग जा यहां से, समझी ना? तू भग जा यहां से, तू पहले देख तू कौन और मैं कौन। कहा मैं गोलू इतनी बड़ी हीरोइन, क्या नाम है गोलू का, जो भी नाम है उसका, और कहा तू हरिओम हमारे बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। तो हरिओम बोलेगा चाची तुमने ढंग से पढ़ा नहीं, तुमने ढंग से पढ़ा नहीं, बीपीएस सर हमको पढ़ाए हैं, हमारे बीच वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, जहां कोई बॉन्ड नहीं होता वहां कम से कम वैन डर वाल्स फोर्सेस तो होते ही हैं, और वैन डर वाल्स फोर्स हर जगह होते हैं। यही है ईश्वर जिसको आप बोलते हो, केमिस्ट्री में इन्हीं को ईश्वर बोलते हैं, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दुनिया में हर जगह है वो है वैन डर वाल्स फोर्स। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? मैंने आपको 11th क्लास का कंसेप्ट खट खट 5 मिनट के अंदर रिवीजन करा दिया विथ फील एंड प्रॉपर एग्जांपल, जिससे केमिस्ट्री समझ में आया। यार केमिस्ट्री जीता हुआ सब्जेक्ट है, कोई मरा हुआ सब्जेक्ट नहीं है जिसको देख करके अपन को ये लगे कि यार ये तो बड़ा बोरिंग है यार, इसको तो हम समझ ही नहीं सकते हैं यार। अबे तुमने पढ़ा नहीं तो इसमें हमारी क्या गलती है? और पिक्चर बना दी ऊपर से, बोल दिया आईओसी बेकार चीज है। ऐसे कैसे बेकार चीज है यार? मस्त है सब्जेक्ट। जीवन में बेटा कोई बेकार नहीं होता। मैं किसी दिन टाइम मिला तो मुझसे इंडियन हिस्ट्री सुनना,
तो आपको मजा आ जाएगा। हुमायूं की कहानी में कई बच्चों ने सुनी हुई है कि कैसा था हुमायूं और कैसी थी उसकी कहानी, क्योंकि हिस्ट्री भी उतनी बोरिंग नहीं होती है, बस सब्जेक्ट आना चाहिए। आगे बढ़ते बेटा, डोंट गेट इमोशनल मॉन्टी, कंट्रोल योरसेल्फ। तो क्या बात चल रही थी, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की। तो मैंने आपको क्या बोला बेटा, मैंने आपको बोला इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है जबकि मॉलिक्यूल हो और टूट करके एटम दे दे, या सॉलिड स्टेट में हो और छितरा छितरा होकर के एटम दे दे, तो उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ atomization. No, it's not my pet name. I have just derived that from somewhere. So, enthalpy of atomization. I suppose that you understand this much. अब सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, इस पे नहीं सुना सकता मथुरी वाले जोक, क्योंकि बेटा बच्चे ना अपना लैपटॉप तोड़ लेंगे और मैं नहीं चाहता। नाउ चेक दिस, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सुनना मेरी बात को ध्यान से बेटा, सुनना मेरी बात को ध्यान से। जितनी ज्यादा मेटलिक बॉन्डिंग होगी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? आप मुझे बताओ दो वो एलिमेंट जो कि 3D सीरीज में आगे जिनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होना चाहिए। चलो यार, लगे दो लोगों के बीच में बात हो रही है, तुम तो मुझे ये बताओ बेटा, दो एलिमेंट 3D सीरीज में जिनके बीच में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू लपक के कम आएगी, जो एक्सपेक्ट किया था उससे कम आएगी। बोलो बेटा दो एलिमेंट। अरे वाह, क्या आंसर आ गया। केशव ने सही बोल दिया, हिमांशी ने सही बोला, अक्षत ने सही बोला और कई बच्चों ने सही बोला। मैं सबके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं। आंसर है जिंक और एमएन। क्यों? क्योंकि जिंक भरा हुआ है पूरा और एमएन भरा हुआ है आधा। जो पूरा भरा है वहां भी समस्या और जो आधा भरा है वहां भी बॉन्डिंग नहीं, क्योंकि वो तो है साधु और साधु बॉन्डिंग नहीं करते। देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। क्या बात समझ में आई सभी लोगों को? क्या बात सबको क्लियर है? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्या एक्सपेक्ट करते हो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? बुक में देख के मत बोला, क्या एक्सपेक्ट करते हो एंथैल्पी। वेरी गुड बेटा, अजीत ने एकदम सही बोला, अजीत ने एकदम सही बोला। और किसी ने वेनेडियम बोला, मैंने बोला था बुक से देख के मत बोला। अजीत ने सही बोला, क्रोमियम का होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो डाटा नहीं है, डाटा वेनेडियम है, इडियोटिक है, समझाया नहीं जा सकता है। कायदे की बात तो ये थी कि क्रोमियम में सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, जो कि थे 6, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट आया था सबसे ज्यादा। अकॉर्डिंग टू एवरी फैक्ट क्रोमियम का ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनसीईआरटी ने वेनेडियम का दिया है, तो अब क्या करें, अपन को मानना पड़ेगा। बोलो हो, बोलो बात क्लियर है बेटा? और क्रोमियम का कम नहीं किया, बहुत सारा कम कर दिया, बहुत सारे एलिमेंट से उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम दिखाया है। अब कुछ नहीं कर सकते बेटा, दैट बिकम्स अ प्योर फैक्ट। तो सुनो, पहली बात तो ये डाटा आएगा नहीं, मैं आपको सच्ची बोलूं तो, पर यदि आप बोलो तो इसका शॉर्ट फॉर्म बना लें क्या? आप बोलो तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनाएं, जल्दी बोलो यार, बनाए क्या? चलो बनाते हैं। बोलो बेटा, पहले वेनेडियम है 515, उसके बाद कौन है वेनेडियम के बाद? तुम लोग की इतनी सारी आंखें हैं, क्या वो नहीं देख पा रही हैं? वेनेडियम के बाद निकेल है क्या? ले भाई, वेनेडियम के बाद निकेल आया, निकेल के बाद कौन आया? निकेल के बाद कोबाल्ट आया, कोबाल्ट के बाद कौन आया? कोबाल्ट के बाद आयरन आया, आयरन के बाद कौन आया? क्रोमियम आया, क्रोमियम नहीं यार, बीच में टाइटेनियम आया। टाइटेनियम कहाँ पे आया? टाइटेनियम कहाँ पे आया? टाइटेनियम शायद सेकंड नंबर पे आया। तो टाइटेनियम सेकंड नंबर पे आया, यह आया आयरन, यह आया क्रोमियम, और हाँ हाँ, अब वही तो बेटा, इतना पीछे कैसे हो सकता है, लेकिन हो गया ना पीछे। अब यही तो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, क्या करें बच्चे। तो सुनो, वेनेडियम, टाइटेनियम, निकिल, कोबाल्ट, एफी एंड क्रोमियम। और क्रोमियम 397 के बाद कौन आ रहा है? 339 कॉपर। और कॉपर के बाद कौन आ रहा है? कॉपर के बाद आ रहा है, हे मिल जाओ भाई, क्या कर रहे हैं यार, 326 स्कैंडियम। और स्कैंडियम के बाद जिंक। देखना 10 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बच गया कोई सा। कौन सा बचा रे? एमएन। एमएन की पोजीशन, एमएन 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 281, 281 मतलब इसके जस्ट आगे होगा क्या? है सही है? अब सोचते हैं जरा। यार मैं भूल गया शॉर्ट फॉर्म क्या बनाया था, है ना? आप मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म बना लूंगा, टाइम वेस्ट होगा अपना, है ना? मैं नहीं करना चाहता टाइम वेस्ट। ठीक, जिंक की वैल्यू कम है, एमएन की वैल्यू कम है, ये लॉजिकल है। और एक बात बोलूं, जैसा एग्जाम आता है ना बेटा, उसमें से भी यही आएगा। जो एग्जाम आता है ना उसमें से भी यही आएगा, आप टेंशन मत लो। एग्जाम में पता है क्वेश्चन क्या आएगा? यदि आया एग्जाम में क्वेश्चन, तो एग्जाम में क्वेश्चन डाटा नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जिंक और एमएन की वैल्यू कम क्यों होती है, और आपको रीजन बताना पड़ेगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड के कारण होती है। क्या बात क्लियर है बच्चों? जो एग्जाम में क्वेश्चन आना है वो मैंने आपको आउट कर दिया। ऑर्डर का मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार देख के इसको कुछ बना देंगे यार, वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ऑर्डर फॉर्डर बनाना कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, ठीक है ना?
तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बच्चों खत्म हुआ, मैंने आपको पूरी थ्योरी उसकी समझा दी, वो बेसिक है 11th क्लास के, जो कि हमें बात करनी चाहिए। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बाद में कौन सा टॉपिक आता है वो देखते हैं। ये जल्दी मिलो यार, जल्दी मिलो, क्या टॉपिक है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बाद? हाँ, साइज हो गया, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गया, एक सेकंड देखने दो अब क्या टॉपिक है। हे एनसीईआरटी जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी आगे बढ़ो, टाइम टू आयनाइजेशन एनर्जी आ गया, बहुत बढ़िया, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी मैं आपको पढ़ाता हूँ, बढ़िया टॉपिक है। हाँ बिल्कुल सुनाएंगे बेटा, लेकिन कभी सुनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी लो, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया बेटा, हो गया। सुनना बच्चों, इसका आईपी मजेदार है, अच्छा है। सबसे पहले देखा जाए तो आईपी में कुछ ऐसा होता है, 3D सीरीज का जो आईपी है उसका ऑर्डर बता देता हूं। जान फेंको, जान फेंको, कुत्ते नहीं मानती करती वो शक। ठीक है बेटा, वो डाउट करती है मुझ पे, तो वो कहता है जान फेंको, कुत्ते नहीं मानती करती वो शक। इसका मतलब तो नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी ये मतलब निकाल लेते हैं अपन। क्या आपको बात समझ में आ रही है बेटा? इसका एग्जैक्ट एकदम हिंदी में तो सेंटेंस नहीं है, लेकिन कहाँ ऐसे गाने भी आजकल बनते हैं जिनका मतलब ही निकलता हो, लेकिन फिर भी अपन उनको समझते हैं और अच्छा भी समझते हैं। तो आई सपोज दैट ये भी एक रैप बन जाएगा, जान फेंको कुत्ते नहीं मानती करती वो शक। ठीक, तो दिस इज जान फेंको, जान स्टैंड फॉर जिंक, फेंको कुत्ते सीयू, नहीं मानती में दो लोग छुपे हुए हैं, करती वो शक। ठीक है बेटा, दिस इज ऑर्डर ऑफ आईपी ऑफ 3D सीरीज। ये जो है आईपी का ऑर्डर है 3D सीरीज का। ठीक है बेटा, तो दिस इज देयर। अब सुनो, ये फर्स्ट आईपी का ऑर्डर है, मैं सेकंड आईपी का ऑर्डर आपको सिखाता हूं, सेकंड आईपी का ऑर्डर सिखाता हूं। चेक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमएन, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक हुआ। ठीक है बेटा, आप सोचो हम ऑर्डर किसका पढ़ रहे हैं, ऑर्डर पढ़ रहे हैं अपन, अभी किसका ऑर्डर पढ़ा था, फर्स्ट आईपी का, आप किसका ऑर्डर पढ़ रहे हैं, सेकंड आईपी का ऑर्डर पढ़ रहे हैं। ठीक, आपको क्या लगता है सेकंड आईपी एकदम किसका आगे बढ़ जाएगा, किसका सेकंड आईपी ज्यादा होगा, किसका सेकंड आईपी मोर देन एक्सपेक्टेड होगा, जल्दी से बोलो बेटा। नहीं, एमएन का नहीं, एमएन का नहीं, एमएन का नहीं, जिंक का भी नहीं। वेरी गुड, कॉपर का, हिमांशी सेट कॉपर, कॉपर इज करेक्ट। और क्रोमियम, अक्षत सेट क्रोमियम, दैट इज आल्सो करेक्ट। बेटा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। तो एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में, एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद बेटा क्या होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड से आएगा, और जो हाफ फील्ड से आएगा वो मुश्किल से आएगा, देयरफॉर उसका आईपी वैल्यू मोर देन एक्सपेक्टेड बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी देखना, 2 पोजीशन अप, 2 पोजीशन अप जाएगा समझे, 2 पोजीशन अप जाएगा, और जिंक जो है 2 पोजीशन नीचे आएगा, तो कॉपर अलग ऊपर चला जाएगा, निकेल की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि क्रोमियम और जिंक को 2 पोजीशन कूदाना है, क्रोमियम को आगे बढ़ाया है, जिंक को पीछे बढ़ाना है। क्या तुम लोग को याद हो गया, क्या तुम लोग को ये बात याद हो गई? क्रोमियम को आगे बढ़ाना है, जिंक को 2 पोजीशन नीचे बढ़ाना है, और ऑर्डर हो जाएगा बच्चों कॉपर, निकेल, जिंक, कोबाल्ट, क्रोमियम, आयरन, एमएन, वेनेडियम, टाइटेनियम एंड स्कैंडियम। चेक, कॉपर, निकेल, जिंक, कोबाल्ट, क्रोमियम, Fe, एमएन, वेनेडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम। दिस इज द ऑर्डर ऑफ सेकंड आईपी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ सेकंड आईपी। एनसीईआरटी का यही डाटा है, मैंने आपको बिल्कुल डिटो डाटा समेत पढ़ा दिया है। तो क्या आपको फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों याद हो गए? फर्स्ट आईपी का ऑर्डर याद हो गया, जान फेंको कुत्ते नहीं मानती करती वो शक। बोले बेटा क्लियर थी बात आप लोगों को, क्लियर है? और सेकंड वाले में आपको क्या करना है, सेकंड वाले में भी आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब सुनो बेटा, कई बच्चों का ये सवाल होता है कई बार, और ये स्टूपिड सवाल है बिल्कुल ही, जब वो पूछते हैं सर एग्जाम में क्या हमको इतना लिखना पड़ेगा, या इतना कैसे याद, या वो सब ये सब बातें पूछते हैं ना। एक बात मैं आपको बोलूं, फैक्ट्स नहीं आते हैं एग्जाम में, फैक्ट्स नहीं आते एग्जाम में।
पर दूसरी बात मैं आपको बोलूं, यदि मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड आपसे बोलना चालू करूंगा तो मुश्किल से 1.5 घंटे के अंदर मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, शायद 1.5 घंटा ज्यादा होता है, 1 घंटे में चैप्टर खत्म कर दूंगा एग्जाम ओरिएंटेड, जिसको एग्जाम बोलते हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाएगा, ये भी गारंटी है, लेकिन आप सब भाग जाओगे, ये भी गारंटी है। तो क्या होता है, और कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा रहता है एग्जाम में बेटा। कॉन्फिडेंस बड़ी चीज होती है। देखो तो क्या होता है कि जैसे हमको याद है आसपास की चीजें, एटलीस्ट एनसीईआरटी पूरी याद है ना। हर भगवान ने एक बात कही है कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है, बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? सब लोग एक बात बोलते हैं कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है कि नहीं बोलते? बेटा सारे लोग यही बोलते हैं ना, एनसीईआरटी से पूरा पेपर आता है। अब क्या हुआ कि एनसीईआरटी की चिंदी चोर चीजें तक मैं याद करके गया हूं और मेरे को सक्सेसफुली याद है विद द हेल्प ऑफ द शॉर्ट फॉर्म्स। तो क्या मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ नहीं रहेगा कि यार फोड़ डालूंगा कैसा भी क्वेश्चन दे दे? ये बड़ी चीज है, ये बड़ी चीज है। आपने एग्जाम दिया नहीं है बेटा, अपना जीवन एग्जाम देते देते ही निकला है। समझ गया आप मेरी बात को? एक एक एग्जाम नहीं, मैंने 2-2 3-3 एग्जाम दिए और हर एग्जाम क्रैक भी किया है। सिर्फ सिविल सर्विसेज आईएएस इंटरव्यू में फेल हूं, इसके अलावा जीवन में जो एग्जाम दिया सब में पास हुआ। हाँ, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम्स में फेल हुआ, ये बोल सकता हूं मैं। लाइफ के कई प्रैक्टिकल एग्जाम्स में फेल हुआ, वहां मुझे वो चीज नहीं आती थी जो चीजें जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारी चीजें होती है, जूते चाटना, धूर्तता करना, ये सब चीजें मेरे को थोड़ी कम आती थी बेटा। हाँ, राजनीति, ये सब चीजें नहीं आती है। जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं सब बच्चे इस बात को जानते हैं। मैं खुलेआम बोलता हूँ और उनके अगेंस्ट बोलता हूँ जो लोग मेरा सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। आई डोंट केयर अबाउट देम, वो सब चीजें मुझे नहीं आती। लेकिन जो सब्जेक्ट के एग्जाम है ना, ये तो मैंने खूब निकाले अपने जीवन में। तो वो मैं आपसे बोलूं तो मैं आपको ये बात बताता हूं बच्चों, जैसे मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस बड़ी चीज है। जब याद रहता है ना, तो वो क्या होता है कि बुरा स्थिति आ गई कभी एग्जाम में, कुछ भी हो गया यार, तुम मानो इस बात को, इस बात पे तुम इतना तो ट्रस्ट करोगे ना मेरे पे। जब मैं तुमसे ये बात बोलूंगा तुम इतना तो ट्रस्ट करोगे ना। यार दिखता है कि आदमी झूठ नहीं बोलता है, तो यदि आपको ट्रस्ट है ना इस बात पे, तो आप मान के चलो एग्जाम में कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। और जब आपको याद रहेगा और आप अंदर घुसोगे तो यू विल बी इन अ गुड फ्रेमवर्क ऑफ माइंड। आपके सामने क्वेश्चन है टुच्चा सा और आपने एक घटिया क्वेश्चन को पकड़ लिया, मानो इस बात को, एक ऑर्डर का क्वेश्चन आया आईपी का और आपने अपने शॉर्ट फॉर्म से पकड़ लिया, आपका एकदम ब्लड रश करना चालू कर देगा। और जैसे ही आपको खुशी हुई, अब आप सोचो, साइंस सिखा रहा हूं इसकी आपको, आपने देखा, आपको खुशी हुई, जैसे ही खुशी हुई सारे जो है डोपामीन ये वो सब काम करना चालू कर देंगे, नॉरएड्रेनालिन, और क्या होगा, ब्लड का रश बढ़ जाएगा। और ब्लड जैसे ही बढ़ना चालू हुआ, दिमाग में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, कंसंट्रेशन हाई, अगले 2 घंटे एग्जाम अच्छा जाएगा। यदि भरोसा नहीं हो तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। जिस दिन तू क्लास में एक अच्छा आंसर दे देता है टीचर को और टीचर तेरे को बोल देता है शाबाश बेटा क्या बढ़िया आंसर दिया, क्या वो पूरा दिन अपना कंसंट्रेशन सही नहीं रहता? क्या वो पूरी क्लास अपनी अच्छी नहीं जाती? क्या अपन को पूरी क्लास में ये नहीं लगता यार मजा आ गया यार, आज तो मैं बहुत ढंग से पढ़ूंगा? बस ये समझ ले, यदि एक क्वेश्चन भी ऐसा आया जो तूने इस लेवल का बना दिया तो तू मान जाएगा बस। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, आलतू फालतू फैक्ट तब याद मत किया करो जबकि वो बहुत मुश्किल से याद होते हो। तुम्हारी मुश्किल मैंने आसान करी ना, ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना करके, स्टोरीज बना करके, तो मैंने आपकी मुश्किल आसान कर दी। अब रटने में क्या बड़ी बात है, अब तो रटना आसान है। तो बस उसको लो, थोड़ा बहुत याद कर लो, मुंह पे मार देना आंसर, यदि आए, वैसे गारंटी है मेरी आएगा नहीं। तो बताया क्यों? कॉन्फिडेंस के लिए। बताया क्यों? कॉन्फिडेंस के लिए। अभी टेस्ट भी तो होने वाले हैं, अभी टेस्ट भी तो होने वाले हैं, उनमें तो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ठोपो। तो फर्स्ट आईपी आया बच्चों को, सेकंड आईपी आया बच्चों को, 3D सीरीज का फर्स्ट आईपी भी आता है और 3D सीरीज का सेकंड आईपी भी आता है। अब एनसीईआरटी को यदि ध्यान से देखा जाए बेटा, तो एनसीईआरटी के डाटा को, एक सेकंड रुकना जरा, मैं इसको थोड़ा ऊपर करना चाह रहा हूं। हे एनसीईआरटी थोड़ी ऊपर हो जाओ। अरे यार, एक तो मुझे लैपटॉप ही नहीं आते समझ में। चलो रे डोली उठा कहानियां। आप सबकी एनसीईआरटी खुली हुई बेटा? आप सबकी एनसीईआरटी खुली हुई है? वो वाला टेबल खोलो, वो व्हाइट वाला टेबल खोलो, वो जो टेबल बना हुआ है ना, वो वाला टेबल खोलो। यदि कोई गरीब बच्चा ऐसा तो नहीं जिसके पास एनसीईआरटी ना हो, डाउनलोड कर लेना यार, मिल जाएगी, फ्री में मिल जाती है ना। पेज नंबर मेरा 214 है, तुम लोग का क्या है पता नहीं। कोई बच्चा बोल रहा है 220 नंबर का पेज है। यदि आप लोग का 220 नंबर का पेज है, आप 220 नंबर का पेज खोल लो। खोल लिया बेटा? अब सुन बेटा, ध्यान से देखना। यदि तू ध्यान से देखे तो फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी और थर्ड आईपी का अंतर पहले 600 है और उसके बाद 1200 है। चेक। फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी का अंतर 600 है लगभग, तो सेकंड और थर्ड का अंतर 1200 है लगभग। चेक चेक। सही है बेटा? सही है।
तो अंतर क्या होता है बच्चों, बढ़ता जाता है। अंतर क्या होता है, बढ़ता जाता है। फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी के बीच का जो डिफरेंस है उससे ज्यादा डिफरेंस सेकंड और थर्ड आईपी के बीच होता है। तो अपन लिखेंगे डिफरेंस ऑफ थर्ड आईपी माइनस सेकंड आईपी इज ग्रेटर देन सेकंड आईपी एंड फर्स्ट आईपी। क्लियर है बेटा, इट इज ग्रेटर। तो पहले डाटा से आप एग्री हुए, सब लोग एग्रीड हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, डन। अब फिर ध्यान से देखेंगे, फिर टेबल पे वापस जाओ और आप ये देखो कि पहली वैल्यू आपको 631 दे रही है, दिखाई, हाँ अप्रोक्सीमेट डबल हो जाता है, डाटा आता नहीं है बेटा, इसलिए मैंने आपको ऑर्डर लिखा है। आपको 631 दिया, दिखाई 631, उसके बगल वाली देखो 656 है, 656 उसके बगल में 650 है। अच्छा नीचे देखो 1235, 1309, 23 और 26। क्या आपको लग रहा है कि सब्सिक्वेंट एलिमेंट के बीच आईपी का डिफरेंस डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि सब्सिक्वेंट आईपीस का डिफरेंस डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ रहा है? तो ये भी एक लाइन हो जाएगी, द डिफरेंस ऑफ आईपी बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम पीरियड इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। आई होप सो मैं सब लोगों को ये बात समझा पाया। बेटा आप अपनी बुक में देखो, मैं वापस समझाता हूं, आप बुक में देखो। आप देख बेटा, तू आईपी 1 के बीच डिफरेंस देख, फर्स्ट और सेकंड के बीच तेरे को लगभग 30-25 का डिफरेंस दिखेगा, 631 और 656 के बीच। जिस बच्चे ने बोला एक बार और समझा दो, तो सुनना, तो तू देखना डिफरेंस तेरे को 20-25 का दिखेगा। उसके नीचे डिफरेंस देख बेटा, उसके नीचे वाले में डिफरेंस देख, तेरे को डिफरेंस लगभग 50 का दिखेगा। चेक, 3500, हाँ 50-65 का डिफरेंस है ना, दिखा तेरे को डिफरेंस, मतलब डबल डिफरेंस हो गया। अब तू थर्ड वाले में डिफरेंस देख, 74 का डिफरेंस एक बच्चा बता रहा है। अब थर्ड वाले में डिफरेंस देख, ये डिफरेंस 100 से ऊपर चला गया होगा, 150 से ऊपर चला गया होगा। चेक, हाँ वो तो 200 के करीब कुछ ऐसा डिफरेंस आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है बेटा, क्या बात समझ में आ रही है? तो तुमने इस बात को समझा कि सब्सिक्वेंट मेंबर्स के बीच आईपी का डिफरेंस लपक के बढ़ जाता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये दूसरी लाइन हुई। तो पहली लाइन, डिफरेंस ऑफ थर्ड आईपी एंड सेकंड आईपी इंक्रीजेस इज मोर देन सेकंड एंड फर्स्ट आईपी, ये एक लाइन हुई। और दूसरी लाइन हुई, डिफरेंस ऑफ आईपी बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम पीरियड इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ये बात सबको क्लियर है? किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है इसमें? ओके, डन डना डन। अब सुनो बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं डी ब्लॉक के आईपी के बारे में, जल्दी से। अब से उठते हैं सरलाए तो, हो गया बेटा? सर डाउन द ग्रुप कैसे? बेटा उस डाटा को देखना बच्चे, डाउन द ग्रुप तेरे को देखेगा। सबसे पहले देख, डाउन द ग्रुप नहीं, हाँ वो भाषा गलत हो गई, सही बोल रही छोरी। डाउन द ग्रुप नहीं, डाउन द ग्रुप नहीं, डाउन द ग्रुप नहीं, वो भाषा गलत हो गई है ना। उसको अपन ऐसा बोलेंगे, बिटवीन डिफरेंस ऑफ आईपी बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम पीरियड इंक्रीजेस। वैसे बेटा वो सेंटेंस भी सही था, वो भी गलत नहीं था। डाउन द ग्रुप वाला भी सही था, वो वहां डाटा नहीं दिया हुआ, लेकिन वो भी सही। डिफरेंस ऑफ आईपी बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम पीरियड इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। एक सेकंड रुक जरा, होल्ड कर होल्ड कर होल्ड कर, ये रही एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ
वो सेंटेंस भी गलत नहीं है बेटा, वो सेंटेंस भी सही है ना। 100% ऐसा हो ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन सेंटेंस सही है, क्योंकि मैंने वो भी, मेरे को याद था डाटा से, जेडीली में वो भी दिया हुआ है। यदि हम डाटा चेक करें तो उससे ये भी समझ में आता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे भी सब्सिक्वेंट मेंबर्स के बीच के आईपी डिफरेंस बढ़ जाता है। ठीक है ना बेटा, ठीक है बच्चे, हेलो, वो उसमें नहीं दिया हुआ है। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना बच्चे, ये क्या हुआ, वेबिनार सेटिंग, ये रही वेबिनार सेटिंग, लॉक वेबिनार, बेटा अनलॉक है वेबिनार, बेटा आप बाहर जाके अंदर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, मैं और थोड़ा सा बताता हूँ, और थोड़ा सा बताता हूँ, ध्यान दो सर, थोड़ा सा है ना, अब ध्यान दो, इसको मिटा दो। आपको ये बात समझ में आ गई कि जो फर्स्ट आईपी के बीच सब्सिक्वेंट मेंबर्स में डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ आईपी 1 between members of difference in, नहीं फिर गलत हो जाए, मतलब फिर वही सेंटेंस रिपीट हो रहा है, उसको रिपीट नहीं करना है हमको, टाइम तो हमसे क्या हमके चाहिए। इसका कहने का मतलब ये बेटा, देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से, आप सेंटेंस को सुन लो जरा ध्यान से, है ना, एनसीईआरटी में डाटा दिया है, फिर आप उसको अरेंज करेंगे अपन अंग्रेजी में। ये कहने का मतलब है फर्स्ट आईपी में दो मेंबर के बीच का डिफरेंस, सेकंड आईपी का दो मेंबर के बीच का डिफरेंस, और थर्ड आईपी में दो मेंबर्स के बीच का डिफरेंस। ज्यादा डिफरेंस काय में होता है, थर्ड आईपी की वैल्यू में। अच्छा ये बात क्या कॉमन सेंस से तुम्हें आ सकती है कि नहीं आ सकती है? क्या ये बात कॉमन सेंस से तुमको आ सकती है? आ सकती है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि क्या होता है जब चीजें बड़ी हो जाती है ना तो डिफरेंस भी बेटा बड़े आ जाते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। बच्चे फर्स्ट आईपी की वैल्यू तो कम आती है, सेकंड आईपी वैल्यू लपक हाई होती है, और उसकी जो वैल्यू होती है थर्ड आईपी को लपक 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 हाई होती है। अरे इलेक्ट्रॉन जाने से ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट आईपी 5 था तो सेकंड वाला 10 हो जाएगा, तीसरा वाला 15 हो जाएगा, ऐसा होता है, पहला 5 था, दूसरा 15 हुआ, और तीसरा 50 हुआ। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट जो होता है ना वो एकदम मल्टीप्लाई होता है, एकदम बढ़ता है। तो क्या बीच का डिफरेंस नहीं बढ़ेगा? तो क्या बीच का डिफरेंस नहीं बढ़ेगा? बीच का डिफरेंस भी बढ़ेगा, नेचुरल सी बात है ना। बट ठीक है, नॉट वेरी रेलिवेंट, बहुत रेलिवेंट होती तो मैं आपको लिखा भी देता। ठीक, अब एक बात और बताता हूँ, लास्ट बात बता रहा हूँ, आईपी पे ध्यान से सुन लेना, बस लास्ट बात बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात को ध्यान से बच्चों। वो बात ऐसी है बेटा कि हाँ ये क्या हुआ, 4 5 6 10, 4 5 6 10 देखें तो क्या हो सकता है, 4 5 6 10, 4 स्टैंड फॉर डी और 5 स्टैंड फॉर ई, एंड 4 5 6 एफ, और 10 स्टैंड फॉर जी, और डी जे, डी जे जी। अरे 10 पे जी आता है क्या एबीसीडी में, कि जे आता है? ए बी सी डी जे आता है, ठीक है ना। तो अपन ऐसा याद करेंगे, एफ ई डीजे, एफ ई डीजे, एफ ई डीजे, क्या क्या कुछ मतलब निकलता है इसका एफ ई डीजे का? आयरन का डीजे, है ना, फीको डीजे, नहीं नहीं फीको वीको मत लिखो यार, उसमें कोबाल्ट थोड़ी ना आ रहा है यार, क्या सही है ना। या आप चाहो तो 4 5 6 10, क्या याद रह जाएगा आपको, 4 5 6 10 के एफ ई डीजे, जल्दी बोलो यार, जो भी है एक याद रह जाएगा, एफ ई डीजे याद रह जाएगा। तो एफ ई डीजे में ऑर्डर होता है 5D, मोर देन 4D, मोर देन 3D आईपी का, मतलब 5D सीरीज का आईपी जो होता है 4D से ज्यादा होता है, 5D से ज्यादा होता है, मतलब डाउन द ग्रुप आईपी बढ़ रहा है, जस्ट उल्टा, डाउन द ग्रुप आईपी बढ़ रहा है, जस्ट उल्टा। बोल चमका, बोल बात समझ में आई, बोल बेटा बात याद हुई कि नहीं हुई? एफईडीजे, एफईडीजे या 4 5 10, क्या हो बेटा, एफईडीजे या 4 5 6 और 10, इन ग्रुप में आईपी का ऑर्डर है 5D 4D 3D। यार तुम लोग हाँ नहीं बोल रहे हो,
भाई 4, 5, 6 और 10 ग्रुप में चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठवां ग्रुप और 10वां ग्रुप। चौथा ग्रुप किसका होता है? व्हाट इज एफईडीजे? वही तो बता रहा हूं तुमको। ये चौथा ग्रुप मतलब क्या होगा? चौथा ग्रुप क्या होगा? टाइटेनियम। पांचवा क्या होगा? वेनेडियम। ये क्या होगा? क्रोमियम। और ये क्या होगा? निकेल। यदि तुमको इससे शॉर्ट फॉर्म बनाना है तो इससे भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। है ना? आप चाहो तो इससे भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, मेरे को उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। वेरी क्रूअल टीचर, एनआई से कोई नाम रख दो यार, है ना? एनआई से कोई नाम रख दो, वैन, कार, इतनी, है ना? हाँ, वेरी क्रूअल टीचर निकिता। अबे निकिता होगी तो उसमें तेरे को चप्पल से मारेगी, मैं बता रहा हूँ जो भी बता रहा है। अब नितिन मेरा भाई का नाम है, वो नीचे ही खड़ा हुआ है, समझा? कुत्ता लेके आया हुआ, कटवा देगा मेरे को। चलो कोई ऐसा नाम सोच लो जो नाम आपको मतलब लगे, मतलब जो भी लगे आपके जीवन में सोच लो। वेरी क्रूअल टीचर निखिल बोल दिया अपन ने, वैसे निखिल मीटिंग में होगा तो मेरे को कूटेगा। तो इसमें ऑर्डर पूरा उल्टा हो जाता है। ऑर्डर क्या होता है बेटा? 5D के मेंबर का आईपी ज्यादा है, देन 4D, देन 3D। अब बच कौन कौन से गए? टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, स्कैंडियम बच गया, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn बच गया, आयरन बचा, कोबाल्ट बचा, निकिल हो गया, कॉपर बचा और जिंक बचा। बोल इतने सारे बचे हुए थे। इनमें ऑर्डर क्या होगा? 3D आगे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3D मोर देन 4D मोर देन 3D मोर देन 5D मोर देन 4D। क्या मैं आपको याद करा पाया? इस पे क्वेश्चन आ चुका है पहले एग्जाम में। सुना आपने मेरी बात को? इस पे क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है। अभी मैंने 11th क्लास को पूरा आईपी पढ़ाया है, ये वाला। ठीक 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 ठीक, धनाधन धनाधन धनाधन। क्या सबको क्लियर है? क्या आईपी का कंसेप्ट तुम लोग को आता है? आईपी का कंसेप्ट आता है? अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें टेलीग्राम पे एक वीडियो भेजता हूँ, टेलीग्राम पे एक वीडियो देता हूँ तुमको। तुम आईपी का कंसेप्ट उससे रिवाइज कर लो। 1 घंटे सवा घंटे की क्लास रहेगी, तुम उससे रिवाइज कर लो, ठीक है ना? और 11th क्लास का जो आईपी है ना, वो आपको आ जाएगा। तो आप बैठ करके उसको जब फ्री टाइम हो ना, बिल्कुल, तब मैं भेजता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, आप उससे देख लो, ठीक है ना? चलो, तो 11th क्लास का पूरा आईपी मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है, पूरा आईपी जो ऑर्डर वाला है वो वाला। क्योंकि एक लेक्चर में आईपी पढ़ा नहीं पाता हूँ, बड़ा टॉपिक वो 3-4 लेक्चर लगते हैं मेरे को पढ़ाने में, है ना? तो खैर, क्या ये बात क्लियर है? ऑर्डर वाला मैं आपको वीडियो भेज दूंगा 1.5 घंटे का जो है, उससे आप देख लेना। चलो, इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? ओके, डन डन डन। तो आईपी खत्म करते हैं, बस बहुत हुआ आईपी। आईपी के बारे में बहुत सारा ज्ञान मैंने आपको दे दिया है। आईपी खत्म, ठीक है, रेडियाई खत्म। अब क्या बचा? अब आ गया डेंसिटी। डेंसिटी तो कोई दिक्कत ही नहीं, डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी? डेंसिटी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। सिर्फ जिंक की डेंसिटी कम हुई है, बाकी विदाउट एक्सेप्शन डेंसिटी बढ़ रही है। क्या कहते हो यार? डेंसिटी बढ़ रही है। टाइम हो गया क्या? हाँ हो गया टाइम, कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो और डेंसिटी का ऑर्डर यहाँ लिख लेना। इसको फिर मिटा दे डीजे फीजे। जब डीजे फीजे अपन ने पढ़ा नहीं तो काय के लिए ऑर्डर लिखे? इसको हटाओ, इसको हटाओ और यहाँ पे लिखो बस वेरी क्रूअल साइंस, वेरी क्रूअल टीचर नंदू। ठीक है, वेरी क्रूअल टीचर नंदू। है ना बेटा? आई सपोज दैट सबको इतना याद आ गया होगा। और कल मैं आपको इस पे और ज्ञान दूंगा। डेंसिटी का ऑर्डर आपको बता देता हूं। डेंसिटी का ऑर्डर, इट इंक्रीजेस इन जिंक, इट डिक्रीजेस, increases from scandium to copper, to zinc decreases। एक बात, increases down the group,
मैक्सिमम डेंसिटी इरिडियम एंड ऑस्मियम, इरिडियम की ज्यादा होती है ऑस्मियम से, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। मैक्सिमम डेंसिटी इरिडियम ऑस्मियम। अच्छा, डेंसिटी डाउन द ग्रुप नॉर्मली क्या होती है, बढ़ती है घटती है? कौन बताएगा रे? डेंसिटी डाउन द ग्रुप नॉर्मली बढ़ती है घटती है? इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? इट इंक्रीजेस। डेंसिटी इंक्रीज होती है मेरे भाई, कोई भी ग्रुप क्यों ना हो डेंसिटी इंक्रीज होती है। एक्सेप्शंस आर देयर, सोडियम पोटेशियम वाला एक्सेप्शन है और वहां बेरिलियम और मैग्नीशियम वाला एक्सेप्शन है, लेकिन नॉर्मली डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, इनमें थोड़ी स्पेशली ज्यादा बढ़ती है बिकॉज ऑफ सेम लेंथेनाइड एंड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने एस्केप कर दिया लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या बोल रहा हूं मैं तुमसे, ये फैक्ट एनसीईआरटी ने एस्केप किया लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना। आज की कहानी में बेटा यहाँ पे एंड हुई। सभी लोग अपने डाउट्स भेज दिया करो ग्रुप पे, मैं आपको रात को देर रात तक डाउट का जवाब जरूर दूंगा। आप सब लोग उसके बाद वो डाउट सुना भी करो कि मैंने जवाब क्या दिया है, ठीक है? इसके बाद और कुछ भी चाहिए तो आप ग्रुप पे लिख करके भेज सकते हो, ठीक है? हर्षित बेटा कभी 1 to 1 अपन मछली वाला जोक सुनेंगे। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और खूब सारी पढ़ाई करते रहें। बाय बच्चों। अच्छा, यदि कोई अभी हमें देख रहे हैं वहां से स्टूडियो से, यदि कोई देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आज हमने डी ब्लॉक फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक पढ़ा है। यदि स्टूडियो से देख रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक पढ़ा है।